ऑल राइट, सो लास्ट वीक ने ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर, अटेंशन मैकेनिज्म क्या होता है, ये सारी चीजें देखी है, राइट। उसके साथ साथ हमने हगिंग फेस का इंट्रोडक्शन भी देखा था, राइट। तो होपफुली सबने हगिंग फेस का अकाउंट क्रिएट कर लिया होगा, क्योंकि मीन्स दिस वीक हम हगिंग फेस के ऊपर जो भी हगिंग फेस की लाइब्रेरीज हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज होती है, जैसे ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी या अदर थिंग्स, उनका कैसे यूज करना है, राइट, वो सब कुछ देखेंगे। उसमें हम जो मॉडल्स होते हैं, प्री ट्रेन्ड मॉडल हगिंग फेस के ऊपर अवेलेबल, उन मॉडल का यूज करके एप्लीकेशंस कैसे बिल्ड करना है, ऑल दिस थिंग्स हम सीखने वाले हैं। तो अगर आपने अकाउंट का क्रिएट नहीं किया है तो अकाउंट क्रिएट कीजिए, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। मीन्स अभी तो मे भी उतना इम्पोर्टेंट आपको नहीं लग सकता है, बट आगे जाके जब आप हगिंग फेस के ऊपर आपका खुद का एलएलएम पुश करेंगे, राइट, तो उस केस में क्या है, अगर आपका अकाउंट होता है तो ही आप कर सकते हैं, एंड वो रिज्यूम में होता है। अगर आपने हगिंग फेस के ऊपर मॉडल पूछ किया, ऑल दिस इंक्लूड होते हैं, तो आपका रिज्यूम सेलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। उससे इंटरव्यूअर के ऊपर भी आपका अच्छा जाएगा। सो ये सजेशन है कि सब लोग अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, दिस जो इंटरव्यूज हुए, आई थिंक अभी भी बहुत सारे लोग एब्सेंट थे। तो जस्ट आई वांटेड टू नो, यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं जो इंटरव्यू के लिए एक कोर्स ज्वाइन किया, मीन्स उनको जॉब चाहिए एंड वो एक्टिवली इंटरव्यू देना चाहते हैं। कैन यू रेज योर हैंड? मीन्स जिनको जॉब चेंज करना है। ऑल राइट, 21, 22। ऑल राइट, ऑल राइट, so around 30 35 we can consider 30 people who actively want to give the interviews, so 50-50 है, राइट। मे बी दूसरे लोगों को जो उनके कंपनी में प्रोजेक्ट चल रहे हैं, राइट, उस प्रोजेक्ट के लिए चाहिए, या फिर कंपनी ने उनको अपस्किल करने के लिए बोला है, दैट इज आल्सो गुड। मीन्स बट अगर आपको इंटरव्यू नहीं भी देना है, बट अगर आप मॉक इंटरव्यूज देते हैं तो आपको फीडबैक मिलेगा, आपकी नॉलेज लेवल इंप्रूव होगी, राइट, आप कम्युनिकेशन बढ़ जाएगा। एंड ऐसे नहीं आपको कभी भी इंटरव्यू नहीं देना है, मे बी आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर कभी ना कभी तो आपको इंटरव्यू की प्रोसेस में आना है। तो ये सारी चीजें आपको यहीं पे हो जाएगी, ठीक है। तो ठीक है, अराउंड 30 लोग हैं, तो होपफुली जो भी इंटरव्यू एक्टिवली अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो भी चीजें चाहिए होती है, राइट, आपको पाइथन चाहिए, आपको मशीन लर्निंग चाहिए, तो होपफुली आप प्रिपेयर कर रहे हैं। एंड उसके साथ साथ आपको प्रोजेक्ट भी बिल्ड करने हैं। मीन्स जितना भी आपका एक्सपीरियंस है, अगर आपका अबव 2.5 ईयर्स के अबव एक्सपीरियंस है, तो आपको एटलीस्ट एक मशीन लर्निंग का या फिर एनएलपी का प्रोजेक्ट दिखाना है। एंड एनएलपी का जो हमने क्लास में लिया था, कंप्लेन क्लासिफिकेशन, वो आप दिखा सकते हैं, जस्ट उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट चेंज कर दीजिए, राइट। सो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट बिल्ड करना और थिंग्स स्टार्ट कर दिया है, बट ऐसे भी स्टूडेंट है आउट ऑफ उन 30 में से बहुत सारे लोगों ने अभी मे बी स्टार्ट नहीं किया होगा। तो जैसे मैंने कहा था कि आफ्टर 2 मंथ्स आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। अभी जस्ट 2 वीक्स बचे हैं 2 मंथ कंप्लीट होने में, राइट। तो 2 वीक्स से पहले आपकी सारी चीजें रेडी होनी चाहिए। आपका पाइथन का रिवीजन होना चाहिए, आप एटलीस्ट बेसिक कोड तो आपको पाइथन में लिखते आना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में ऐसे नहीं कि सारे इंटरव्यू पूछेंगे। एटलीस्ट 30% आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप 10 इंटरव्यू दे रहे हैं तो एटलीस्ट 3 इंटरव्यू तो आपको पाइथन का कोड पूछेंगे, राइट। तो उसके लिए पाइथन का बेसिक कोड भी आता है, दैट इज सफिशिएंट, बट आपको लिखते आना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपको लीड कोड या फिर अदर प्लेटफॉर्म पे जाके डीएसए के क्वेश्चंस करते बैठना है। जस्ट बेसिक पाइथन के क्वेश्चंस उतना करते हैं। चार्ट जीपीटी से अगर पूछेंगे लिस्ट, टपल, डिक्शनरीज के ऊपर कुछ क्वेश्चंस दो, दैट इज सफिशिएंट, ठीक है। पाइथन करना है। मशीन लर्निंग का जो इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम्स होते हैं जो हमने रोड मैप दिया था, उसमें है लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक, ट्री बेस्ड, एंड कुछ जो बूस्टिंग की मेथड क्या है या फिर बैगिंग की मेथड क्या है, उनमें डिफरेंस क्या है, डिसीजन ट्री, ये जो बेसिक चीज है जस्ट उतना आता है।
इवन अगर आप मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट में ऐड नहीं कर रहे तो आपको कोई पूछेगा नहीं मशीन लर्निंग, बट जस्ट बेसिक अगर आपको पता होता है दैट इज वेल एंड गुड, राइट। एंड इवन आपको मशीन लर्निंग के ऊपर कुछ क्वेश्चन आया है एंड अगर आप आंसर नहीं कर पा रहे तो जस्ट उनको बोलना है कि फ्रॉम लास्ट 2 ईयर आई एम वर्किंग ऑन जनरेटिव एआई, तो थोड़ा सा मशीन लर्निंग का पार्ट फॉरगेट हुआ है, मुझे थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा, एंड दे विल अंडरस्टैंड, राइट। क्योंकि ऐसे नहीं कि मोस्टली ऐसे बोल सकते 95 टू 99% कंपनीज में कोई भी अभी स्क्रैच से मॉडल बिल्ड नहीं कर रहा है, ऑलरेडी जो प्री ट्रेंड मॉडल है उन्हीं का यूज हो रहा है। बट सम कंपनीज माइट आस्क यू क्वेश्चंस, क्योंकि क्या होता है जो इंटरव्यूअर होंगे आपके जो इंटरव्यू लेंगे, अगर उनको भी जेएनआई एजेंटिक एआई का कुछ पता नहीं है, राइट, तो कितना पूछ सकते हैं, तो मे बी वो आपका उनको जो आता है, उनको मशीन लर्निंग आता होगा तो उसके ऊपर 1-2 क्वेश्चंस पूछेंगे, इसीलिए आपको रेडी रहना है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपका जेएनआई वगैरह फर्स्ट 2 राउंड एकदम अच्छे से गए एंड लास्ट राउंड में मे बी एक बेसिक कोड नहीं आया या फिर कुछ मशीन लर्निंग का अच्छे से आंसर नहीं कर पाए तो आपका रिजेक्शन आ गया, राइट। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। तो अराउंड 1.5 मंथ हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, जस्ट 15 डेज हम बोल सकते हैं, 2 या 3 वीक बाकी है, राइट। तो इन दो 2-3 वीक्स आपको प्रिपेयर होना है, उसके बाद आपको अप्लाई करना स्टार्ट कर देना है। उतने स्किल्स के ऊपर आपको जॉब्स मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था ये जो कोर्स है एकदम एडवांस लेवल का हम ले रहे हैं, इतना आपको मार्केट में एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसीलिए प्रिपेयर वेल, जो भी आपका एंड इंटरव्यू देते रहिए एटलीस्ट। बाकी के जो जिनको इंटरव्यू नहीं देना है वो नहीं दे रहे, दैट इज उनका तो अंडरस्टैंडेबल है, बट जिनको जॉब चेंज करना है उनको तो एटलीस्ट इंटरव्यू देना ही है, एक भी इंटरव्यू स्किप नहीं करना है, ठीक है। मीन्स जब आप इंटरव्यू देते हैं तो आपको फीडबैक मिलेगा एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे इम्प्रूव करना है, आपको डिटेल में फीडबैक मिलता है। तो जो भी शीट होती है उसमें आपको 2 शीट मिलेंगे, राइट। एक में होगा आपका मार्क्स होते हैं एंड दूसरी शीट अगर उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपका डिटेल फीडबैक होता है, आपने एग्जैक्टली कौन से पॉइंट के ऊपर कुछ क्या मिस्टेक्स की है, आपको प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन इंप्रूव करना है या फिर अटेंशन मैकेनिज्म आपने ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया था, जो भी है आपको फीडबैक मिल जाएगा। या फिर आपका प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन अच्छा नहीं था, राइट, तो उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना है आपको। तो इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या क्या रहेगी, पाइथन, मशीन लर्निंग एंड प्रोजेक्ट्स। सो जितना भी आपका एक्सपीरियंस है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि प्रोजेक्ट्स वगैरह कौन से लगाने हैं तो यू कैन मैसेज मी, मीन्स हम डिस्कस कर लेंगे कि आपको कौन से प्रोजेक्ट सुटेबल रहेंगे। एंड जेएनआई का जो रैक का प्रोजेक्ट है 1-2 वीक में वो हम कवर कर लेंगे, या एटलीस्ट एक चैटबॉट तो हम कवर कर लेंगे, वो भी आप क्या कर सकते हैं एज इट इज आपके रिज्यूम में लगा सकते हैं, ठीक है। एंड एनएलपी का हमने जो प्रोजेक्ट लिया था लास्ट टाइम वो भी क्या होगा, वो भी आप आपके रिज्यूम में लगा सकते हैं। बट अगर आपका एक्सपीरियंस मोर देन 2.5 ईयर्स है तो आपको उससे भी ज्यादा एक मशीन लर्निंग का एनएलपी का एक और एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट लगाना पड़ेगा, ऑल राइट। तो उसके अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। तो आफ्टर 2 और 3 वीक आपके इंटरव्यू शेड्यूल होने वाले हैं, ठीक है। ऐसे खुद को बताइए एंड उसके अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। ऑल राइट, और कुछ कुछ किसी को कुछ प्रॉब्लम्स है, मीन्स कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है, सिलेबस सब कुछ समझ में आ रहा है जो भी हम क्लास में ले रहे हैं, असाइनमेंट्स सब कुछ आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, राइट। एंड जैसे आपको मे बी मैंने भी बहुत बार बोला है, जो एल्यूमिनी सेशन हमने अरेंज किया था उसमें भी आपको पता चला होगा कि एटलीस्ट 80 to 90% क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में से ही मिलेंगे, राइट। तो अगर आप असाइनमेंट करते करके इंटरव्यू जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, राइट। तो असाइनमेंट कंप्लीट करके रखिए, उसके नोटबुक जो भी है, राइट, जिससे क्या होगा जब आपका इंटरव्यू शेड्यूल होता है जस्ट आप एक लुक उसके ऊपर देंगे 5 मिनट 10 मिनट, सो उतने में ही आपकी सारी चीजें रिवाइज हो जाएगी। अदरवाइज रिवाइज करते बैठेंगे तो करना क्या है समझ में नहीं आएगा, मशीन लर्निंग करने जाएंगे डीप लर्निंग समझ में नहीं आएगा, डीप लर्निंग करने जाएंगे एनएलपी छूट जाएगा, राइट। तो उतना ही जो भी असाइनमेंट है उतने करके जाएंगे तो जेएनआई एजेंटिक एआई का मींस जेएनआई का तो सारा पार्ट आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक? तो प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, ऑल राइट। सो अगर आपको प्रोजेक्ट में भी कुछ डाउट है, आपको
में भी समझ में नहीं आ रहा है कौन से प्रोजेक्ट लगाने हैं, या फिर पाइथन का कोडिंग का कुछ इश्यू आ रहा है, या फिर मशीन लर्निंग का क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है, देन मैसेज मी, वी विल डिस्कस दैट। ऑलराइट, तो लास्ट वीक का जो भी था उसके ऊपर अभी हम हगिंग फेस की जो लाइब्रेरीज है उसे कैसे यूज करना है, ऑल दिस थिंग्स अभी हम देखेंगे। उससे पहले कुछ क्वेश्चंस है। यस, एनी क्वेश्चंस? ऑलराइट, नो क्वेश्चंस, ओके। तो लास्ट वीक हमने क्या क्या देखा था, जस्ट थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर देखा था। सो एनीवन वांट्स टू एक्सप्लेन ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर कैसे वर्क करता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। हम जस्ट उसे एक बार पढ़ लिया तो छोड़ नहीं सकते, राइट? वो सबको आना ही चाहिए। वो जो डायग्राम है ट्रांसफॉर्मर की, अगर आपको इंटरव्यू देना है तो डायग्राम प्रिंट होनी चाहिए आपके ब्रेन में। कोई भी आपको कभी भी पूछता है तो कंपोनेंट कैसे एक दूसरे के बाद वर्क कर रहे हैं वो आपको नींद में भी पता चलना चाहिए, राइट? तो कोई एक्सप्लेन करेगा हाउ ट्रांसफॉर्मर वर्क्स, कैसे वर्क करता है ट्रांसफॉर्मर? यस। Shall I go ahead? या श्योर। So basically, the transformer is combined of encoder and decoder, where encoder is used to process the input data, and decoder we are using to generate the output sequence. The main block which is making transformer more powerful is the multi-head attention, where it is giving focus to the important context with respect to the present tokens. But while focusing on attention, we are passing entire text along with its position, because sometimes the positional context is also important, especially while dealing with the languages. Apart from that, we do have the add and norm block, where the residual connections are worked as a shortcut, where we are connecting the input and output of the multi-head attention block, which is allowing the gradient to flow more fluently, which is dealing with the problem of vanishing gradient. The output further given to the feed-forward network, which is dealing with the additional non-linearities which are left behind, if any is there. Now we will move towards the decoder part, where again we are providing the label data along with its positional encoding and the input tokens, or we can say as the embedding part. Again, it is given to the mask attention, where we are preserving the auto-regressive nature of the data, where we are allowing the model only to focus on the present and the past sequence only, not the future one. It is provided, this output is provided to again add-on norms, where we are scaling the data as well as providing the shortcut for input and output. Then this input is again provided to the the cross attention, for which the keys are coming from the encoder, and key and value that we are passing from the label data. This is again feed forward to the feed forward network, where again linear, I believe I am messing up something over here. The output is provided to the softmax, where we are generating the probabilities of the vocabulary, and that is again provided to the linear network to generate the proportional embedding. In this way, we are getting the output. I believe I have missed one block. No, that's okay. You have explained everything is perfectly, जितना भी explain किया है, and congratulations, you also got the perfect marks. All right. Thank you. Yeah. So just इसी तरीके से अगर आप इतना भी एक्सप्लेन करते हैं इंटरव्यू में, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। इवन जब आप इंटरव्यू देने लग जाएंगे आपको नोटिस होगा
जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, जिनको 5 years 10 years का एक्सपीरियंस है, उनको भी इतना डिटेल में नॉलेज नहीं होता है, राइट। जो कुछ हम एक्स्ट्रा टूल्स वगैरह सब कुछ देखेंगे, आप उनको बताते हैं तो वो पहली बार सुनते हैं, राइट। तो ये फील्ड एकदम न्यूली इवॉल्व हुई है एंड एकदम रैपिडली इवॉल्वमेंट उसका हुआ है, इसीलिए बहुत सारे लोगों को इसका नॉलेज नहीं है। अगर आप जितना हमने क्लास में कवर किया है, राइट, उतना भी करके जाएंगे, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। बट आपको ठीक से करना है, जस्ट ऐसे नहीं है कि किसी दिन आप लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, किसी दिन नहीं कर रहे, या फिर जस्ट ज्वाइन करके बैठ गए मोबाइल के ऊपर, राइट। ऐसे नहीं चलेगा। अगर आप प्रॉपरली करते हैं जो हमने क्लास में लिया है, इंटरव्यू अगर देते हैं तो आपको फीडबैक मिलेगा, असाइनमेंट करते हैं तो वही आपका प्रिपरेशन एवरीथिंग हो जाएगा, ठीक है। ऑल राइट। सो ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर हमने देखा। फिर ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर इट इज गुड, बट क्या होता है, जब हम लॉन्गर एंड लॉन्गर सीक्वेंस प्रोसेस करने जाएंगे, जो अटेंशन होता है मल्टीएड अटेंशन, उसमें ज्यादा मेमोरी कंज्यूम होने लग जाती है, राइट। तो उसको अवॉइड करने के लिए, टू रिड्यूस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, हमने कुछ न्यू टाइप ऑफ अटेंशंस इंट्रोड्यूस किए थे। कौन से हैं? इंस्टेड ऑफ मल्टीएड कुछ न्यू टाइप ऑफ अटेंशन हमने इंट्रोड्यूस किए थे, कौन से हैं? Multi-query attention, group query attention, and sliding window attention, and flash attention. यस, राइट। सो सबसे पहले मल्टी हेड, मल्टी क्वेरी एंड ग्रुप क्वेरी, इन तीनों में क्या डिफरेंस है? यस, Each multi-thread attention using different keys and values for each thread. In multi-query attention, every thread will use the same key and value. And yes, in group attention, each group of head will have a different keys and values. राइट, राइट, सिंपल। एमएचए में क्या है, फॉर एवरी हेड, जितने भी हेड है, कंसिडर आपके पास 12 हेड है, तो क्या होगा, फॉर ईच हेड वी विल हैव सेपरेट की वेक्टर एंड सेपरेट वैल्यू वेक्टर, राइट, एमएचए में। फिर उसके बाद एम क्यू ए, मल्टी क्वेरी अटेंशन, उसमें क्या होता है, जितने भी हेड है, 12 है, 10 है, 100 है, सारे हेड के लिए एक सिंगल की, सिंगल वैल्यू वेक्टर, इतना ही रहेगा, राइट। उसके बाद ग्रुप क्वेरी अटेंशन, ग्रुप क्वेरी अटेंशन में क्या है, हम दोनों के बीच का बैलेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, जो भी हेड है उन हेड्स का ग्रुप क्रिएट करेंगे। मे बी 2 हेड का एक ग्रुप कर सकते हैं, 3 हेड, 4 हेड, जितने भी हेड का करना है एक ग्रुप क्रिएट होगा, एंड उन ग्रुप के लिए एक की एंड एक वैल्यू वेक्टर प्रोवाइड होगा। तो इससे क्या होता है, आपका जो स्पेस है वो थोड़ा सा स्टोर हो जाएगा। तो इसमें सबसे ज्यादा स्पेस कहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, सेव हो रहा है? Group query attention में, sorry, multi-query attention में. एग्जैक्टली, मल्टी क्वेरी में सबसे ज्यादा सेव हो रहा है, उसके बाद ग्रुप क्वेरी, एंड सबसे लेस एमएचए, मल्टी हेड अटेंशन में, राइट। बट अगर एक्यूरेसी का देखा जाए तो कैसे है, इसी की ऑर्डर उल्टी हो जाएगी। तो उसके बाद नेक्स्ट इज स्लाइडिंग विंडो अटेंशन। क्या होता है एग्जैक्टली स्लाइडिंग विंडो अटेंशन? यस, It is using considering tokens within window only. एग्जैक्टली। तो यहाँ पे क्या होता है, मल्टी हेड अटेंशन, या फिर जो भी हमने प्रीवियस अटेंशन देखा था, उसमें क्या होता है, आपके सीक्वेंस में जितने भी टोकन है, सारे टोकन को हम कंसिडर करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग अटेंशन। बट स्लाइडिंग विंडो में क्या होता है, एक विंडो कंसिडर होगी, एंड उस विंडो के विद इन जितने टोकन है, उतने टोकन को ही हम अटेंशन कैलकुलेट करने के लिए कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट कैसे रिटेन होता है, अगर हम जस्ट एक विंडो कंसिडर कर रहे हैं तो? The incremental learning information get transferred into the forward direction. एग्जैक्टली, फ्रॉम प्रीवियस टोकन से जो इंफॉर्मेशन थी वो नेक्स्ट टोकन में जाती है, इस टोकन से नेक्स्ट टोकन में, इस तरीके से इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड होती जाती है। तो यहाँ पे ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट रिटेन होगा। नेक्स्ट इज फ्लैश अटेंशन। क्या होता है फ्लैश अटेंशन? हम बोल सकते हैं उसे हमने, यस यस बोलिए।
It is used for the memory optimization. Means in the traditional multi-head attention, we are using their multiple 6 process memory and RAM as well as. But here we are reducing the means that 6 process, and here is we are only using 3 process for processing tokens. And yes, and Exactly. Gemini Flash, that is the example of that. यस, तो प्रीवियसली क्या होता है जब हम अटेंशन कैलकुलेट करने जाएंगे, आपको रीड एंड लोड ऑपरेशंस होते हैं, राइट। मींस जो आपका डिस्क है परमानेंट स्टोरेज, उस परमानेंट स्टोरेज से आपको रैम में लोड करना है, फिर डिस्क पे राइट करना है। तो इसके प्रीवियसली 6 ऑपरेशंस होते थे, उसमें अगर 6 ऑपरेशन हो रहे तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो इस टाइम को रिड्यूस करने के लिए क्या है, मेमोरी लेवल पे उन ऑपरेशन को ऑप्टिमाइज किया गया है, राइट। एंड इसका एग्जांपल जेमिनी फ्लैश मॉडल हमने देखा था, उसके साथ साथ मल्टी क्वेरी का कोई एक एग्जांपल है, MQA कौन से मॉडल में यूज होता है? फैल्कन में। यस, फाल्कन में मल्टी क्वेरी। ग्रुप क्वेरी लामा लैमा 2, लैमा 3 जो भी मॉडल है उसमें ग्रुप क्वेरी अटेंशन यूज होता है। एंड स्लाइडिंग विंडो Mistral. राइट। तो ये सारी चीजें हमने लास्ट वीक देखा था। एंड हमने ये भी देखा था कि हगिंग फेस एग्जैक्टली क्या होता है, हगिंग फेस का इकोसिस्टम, राइट। हगिंग फेस में मॉडल्स होते हैं, डेटा सेट होता है, स्पेस होता है, उसका एक इन्फरेंस एपीआई होता है। ये इन्फरेंस एपीआई को हम और थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, राइट। एंड अगेन कुछ लाइब्रेरीज थी, जैसे ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी है, डेटा सेट है, बिट्स एंड बाइट्स है, ग्रेडियो लाइब्रेरी है, इस टाइप की मल्टीपल लाइब्रेरीज है। तो हमने उसका यूआई को तो एक्सप्लोर किया था, बट स्टिल एक बार आप खुद से एक बार एक्सप्लोर कीजिए। जस्ट कुछ नए मॉडल्स है, मॉडल को फिल्टर आउट कैसे करना है, डेटा सेट है, जस्ट उतना ब्रीफली भी करते हैं, दैट इज सफिशिएंट, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी जो हगिंग फेस की इकोसिस्टम में से ही आती है, दैट इज ट्रांसफॉर्मर्स, ठीक है। कौन सी लाइब्रेरी? ट्रांसफॉर्मर्स, ठीक है। तो हमने अभी तक ट्रांसफॉर्मर का आर्किटेक्चर देखा था, बट ये क्या है? लाइब्रेरी है। जस्ट दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। सो ऐसे कंसिडर कीजिए, इट इज अ लाइब्रेरी। तो ये क्या है? एंड इस लाइब्रेरी में क्या होता है, जो भी ट्रांसफॉर्मर बेस्ड मॉडल है, ट्रांसफॉर्मर के आर्किटेक्चर के ऊपर जितने भी मॉडल बेस है, तो हमने ट्रांसफॉर्मर के ऊपर बेस्ड मॉडल के कुछ वेरिएंट्स देखे थे। कौन से वेरिएंट्स हैं? GPT-BERT T5. एग्जैक्टली। सो उनको एक जनरलाइज नेम था, वो स्पेसिफिक मॉडल्स हो गए। क्या क्या था? Encoder only, decoder only, and encoder decoder. Encoder only. एनकोडर ओनली। एनकोडर ओनली में क्या होते हैं, कौन से मॉडल होंगे? जिन टास्क के लिए आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए, राइट। मल्टी क्लास मींस क्लासिफिकेशन, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन हो गया, या फिर एनईआर हो गया, सेंटिमेंट एनालिसिस, इन सारे टास्क के लिए ओनली अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो अंडरस्टैंडिंग वाले टास्क के लिए एनकोडर ओनली मॉडल। एंड उसका एग्जांपल देखा था हमने, बर्ट। फिर उसके बाद डिकोडर ओनली मॉडल। डिकोडर ओनली में क्या होता है, ये आपको जस्ट जनरेशन के लिए यूज होते हैं। उसका एग्जांपल हमने जीपीटी देखा था, राइट। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट करना है। तो एंड थर्ड वेरिएंट था एनकोडर डिकोडर। उसमें जिन टास्क में आपको अंडरस्टैंडिंग प्लस जनरेशन दोनों चीजें चाहिए, राइट। तो अंडरस्टैंडिंग एंड जनरेशन दोनों चाहिए, जैसे मशीन ट्रांसलेशन हो गया, टेक्स्ट समराइजेशन हो गया, इन जैसे टास्क के लिए क्या चाहिए? दोनों चीजें चाहिए होती है, राइट। एंड इसका एग्जांपल हमने देखा था T5। तो जितने भी ट्रांसफॉर्मर बेस्ड मॉडल है, सारे के सारे ट्रांसफॉर्मर बेस्ड मॉडल आप क्या कर सकते हैं, इस लाइब्रेरी से यूज कर सकते हैं। मींस आप इनको डाउनलोड करेंगे, उनको रन करेंगे, उनसे डेटा प्रोसेस करेंगे, उन मॉडल को फाइन ट्यूनिंग करना है आपको, जो सब कुछ करना है, सारी फंक्शनैलिटी आपको इसी एक सिंगल लाइब्रेरी में मिल जाएगी। एंड ये आपको क्या करता है, स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल प्रोवाइड करता है। तो ये एक कंसेप्ट आप सुनोगे बार बार, स्टेट ऑफ द आर्ट। सकते हैं इन मॉडल्स को हम क्या कर सकते हैं, इस ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी का यूज करके एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? एंड जब हमने हगिंग फेस के जो मॉडल्स देखे थे हगिंग फेस हब के ऊपर, उनमें से कोई भी मॉडल आपको डाउनलोड करना है, उस मॉडल का यूज करना है, तो उसके लिए ट्रांसफॉर्मर्स लाइब्रेरी आपको हेल्पफुल रहेगी,
ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मर क्या है? इट इज अ ओपन सोर्स लाइब्रेरी बाय हगिंग फेस, जिसका यूज करके आप क्या कर सकते हैं? मॉडल को एक्सेस कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, फाइन ट्यून कर सकते हैं, ऑल दिस थिंग्स। तो ये क्लियर है? ये एग्जैक्टली क्या है? Yes, sir. ऑल राइट। एंड जैसे अगर ये लाइब्रेरी, कोई भी लाइब्रेरी अगर आपको यूज करना है तो क्या करना होता है? पहले उस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है। एंड पाइथन में लाइब्रेरी हम कैसे इंस्टॉल करेंगे? पिप इंस्टॉल, राइट? तो पिप इंस्टॉल ट्रांसफॉर्मर्स, जब आप ये लाइन रन करते हैं, आपके CLI में करेंगे या फिर कहीं पे भी करेंगे, तो क्या हो जाएगा? ट्रांसफॉर्मर्स लाइब्रेरी डाउनलोड हो जाएगी एंड फिर आप उस लाइब्रेरी को कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, राइट? तो लेट्स सी। एंड उसे इंपोर्ट करना सिंपल है, इंपोर्ट ट्रांसफॉर्मर। अगर आप इतना भी करते तो क्या हो जाएगा? उस ट्रांसफॉर्मर में जो भी फंक्शंस है मॉडल को डाउनलोड करने के लिए, मॉडल से रिजल्ट निकालने के लिए, मॉडल को फाइन ट्यूनिंग करने के लिए, सारी चीजें, सारी फंक्शनैलिटी आपको यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है? ट्रांसफॉर्मर्स, ऑल राइट। तो यहाँ पे हमने ट्रांसफॉर्मर को इंस्टॉल कर लिया है एंड इंपोर्ट भी कर लिया है। बट इस ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी में कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, उन कंपोनेंट का यूज करके हम सारी चीजें करते हैं। एंड सबसे फर्स्ट एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हम बोल सकते हैं, दैट इज पाइपलाइन। तो पहले पाइपलाइन क्या है समझ लेते हैं एंड इसका यूज कैसे करना है फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन, वो भी हम देखेंगे, ठीक है? पाइपलाइन। तो बिफोर अंडरस्टैंडिंग व्हाट पाइपलाइन इज, हमें पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं। हम जब कंप्लेंट क्लासिफिकेशन का हमने मॉडल बिल्ड किया था, राइट, LSTM का यूज करके, तो उस मॉडल के लिए अगर आपको न्यू कंप्लेंट आ रही है एंड आपको क्या करना है? उसका डिपार्टमेंट प्रिडिक्ट करना है, तो आप क्या कर रहे थे न्यू कंप्लेंट के लिए? यस, क्या क्या करना पड़ रहा था? मॉडल सेव करके उसे फिर लोड करके न्यू कंप्लेंट पे यूज करते यस, बट इस कंप्लेंट के ऊपर कुछ चीजें करनी पड़ रही थी, क्या क्या करना पड़ रहा था? हैं। जो सेम चीजें हमने मॉडल पे Tokenization, प्री प्रोसेसिंग। प्री प्रोसेसिंग स्टेप सेम करने का करेंगे एंड जो टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन है वो भी सेम करना पड़ेगा। जो जो इनिशियल स्टेप जो किए थे हमने ट्रेनिंग डेटा पे, वो सेम चीजें कंप्लेंट पे करने पे। प्री प्रोसेसिंग एंड टोकनाइजेशन, राइट। तो जो स्टेप्स हमने ट्रेनिंग के टाइम पे परफॉर्म किए थे, सेम स्टेप आपको यहाँ पे भी करना पड़ेगा। एंड कौन से स्टेप हमने किए थे? फर्स्ट प्री प्रोसेसिंग, राइट। उसके बाद हमने टोकनाइज किया, उसके बाद पैडिंग किया था, राइट, एक स्पेसिफिक लेंथ का उसे बनाने के लिए। फिर उस पैडिंग को हमने मॉडल में दिया, तो मॉडल आपको आउटपुट में क्या देता है? प्रोबेबिलिटी, हर एक क्लास की प्रोबेबिलिटी देगा, राइट। मींस अगर आपके पास 5 क्लास थे तो 5 क्लास के लिए प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। आपको क्या करना है? आउट ऑफ दोस 5 प्रोबेबिलिटीज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कौन सी है, राइट, एंड फिर वो कौन से इंडेक्स पे आ रही है, उस इंडेक्स पे कौन सा क्लास है, ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। एंड उसे हम बोलते हैं पोस्ट प्रोसेसिंग। पोस्ट प्रोसेसिंग मीन्स प्रिडिक्ट होने के बाद आपको उसके ऊपर प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, राइट। हम np.max ऐसा कुछ कर रहे थे, फिर हमने एक डिक्शनरी बनाई थी, उससे कौन सा क्लास है ये प्रिडिक्ट कर रहे थे, राइट। तो जब भी आपको न्यू कंप्लेंट से कुछ प्रिडिक्ट करना है तो आपको ये सारी इतनी सारी स्टेप्स करनी पड़ेगी, राइट। यस, ये क्लियर है? एंड इट इज ट्रू फॉर एनी मॉडल। जो हमने LSTM का किया था उसके साथ तो है, जो भी मॉडल एग्जिस्ट करता है सारे मॉडल के लिए यही स्टेप परफॉर्म करनी पड़ेगी। बट हमें पता है ये जो मॉडल हमने बिल्ड किया है हमने खुद से किया था, तो आपको पता है प्री प्रोसेसिंग में क्या क्या करना है, टोकनाइजेशन कैसे करना है, राइट, पैडिंग में लेंथ क्या करनी है, ये आपने किया था। बट अगर हम प्री ट्रेंड मॉडल यूज कर रहे हैं, जैसे बर्ट यूज कर रहे हैं, डिस्टिल बर्ट, ऐसे इस टाइप के मॉडल यूज कर रहे हैं, तो उन मॉडल ने क्या किया ये हमें पता है क्या? यस, नो। तो ये स्टेप्स हमें मैन्युअली करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट जाएगा। समझ में आ रहा है? तो पाइपलाइन ये जो कंपोनेंट है
ये क्या करता है, अब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है। अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बेसिक्स पता है तो उसमें अब्स्ट्रैक्शन नाम की कंसेप्ट होती है। क्या होता है अब्स्ट्रैक्शन? यस, क्या होता है? 5 मेन पिलर्स थे उप्स के। एब्स्ट्रैक्शन मीन सिंपली क्या होता है, जो भी कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स चीजें हैं वो हम हाइड करते हैं, हाइड करेंगे, राइट। तो यहाँ पे कौन सी कॉम्प्लेक्स चीजें आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, एंड ये करने के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा, राइट। सो यहाँ पे रिजल्ट मिल रहा था। तो आपका मेन पर्पस क्या है, आपको आप न्यू कंप्लेंट प्रोवाइड करेंगे एंड उससे आपको रिजल्ट चाहिए। तो ये बीच की सारी चीजें, ये सारी स्टेप्स आपको इंपॉर्टेंट है क्या? बीच में क्या हो रहा है इससे आपको कोई मतलब है? नो, राइट। हमें क्या चाहिए, हम कंप्लेंट प्रोवाइड करेंगे, उससे आपको रिजल्ट चाहिए, राइट। तो बीच में ये जो स्टेप प्रोवाइड करनी पड़ती है किसी भी मॉडल के लिए या फिर किसी भी टास्क के लिए, इन सारी चीजों के ऊपर एब्स्ट्रैक्शन मींस इन सारी स्टेप को हाइड कर लेगा। मींस इसके लिए, इन स्टेप्स के लिए जो भी कोड चाहिए वो बैक एंड में लिखेगा इस पाइपलाइन के। तो हम क्या करते हैं, जस्ट पाइपलाइन का ऑब्जेक्ट बिल्ड करेंगे एंड उसमें जैसे ही ये न्यू कंप्लेंट पास करते हैं तो ये सारी स्टेप्स वो बैकग्राउंड में परफॉर्म करेगा, हमें उसका कुछ पता नहीं चलेगा एंड डायरेक्टली आपको रिजल्ट मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ये पाइपलाइन एग्जैक्टली क्या है? समझ में आ रहा है ना, या कंफ्यूजन हो रहा है? समझ रहे सर। ऑल राइट, ठीक है। तो ये सिंपल पाइपलाइन है। तो पाइपलाइन का यूज कैसे करना है, एंड इसका एक मेन बेनिफिट है। तो हम अभी मॉडल को ट्रेन नहीं करेंगे, यहाँ पे तो हमने खुद से ट्रेन किया था। जो ऑलरेडी प्री ट्रेन्ड मॉडल है उनका हमें यूज करना है। जैसे कंसिडर आपको सेंटिमेंट एनालिसिस करना है तो कौन सा मॉडल यूज कर सकते हैं? आपको जो भी अंडरस्टैंडिंग है अभी तक उसके अकॉर्डिंगली कौन सा कर सकते हैं? एनकोडर ओनली ना सर? एनकोडर ओनली, राइट। या फिर एनकोडर ओनली का एग्जांपल बर्ट मॉडल देखा था हमने। यस तो बर्ट मॉडल का यूज करके हम सेंटिमेंट एनालिसिस कर सकते हैं, यस राइट। तो एग्जैक्टली सेंटिमेंट एनालिसिस कैसे होगी, अगर आपको हमने IMDb के डेटा सेट के ऊपर भी हमने मॉडल को ट्रेन किया था, राइट। तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ा था, पहले डेटा गैदरिंग करना पड़ा, फिर डेटा को प्री प्रोसेसिंग करना पड़ा, पैडिंग, टोकनाइजेशन, रिप्रेजेंटेशन, ऑल दिस थिंग्स, बहुत सारी चीजें हमने की थी, राइट। तो GNAI क्यों पॉपुलर हो रहा है उसका रीजन आपको यहाँ पे एक आइडिया आ जाएगी, राइट। तो ट्रेडिशनली क्या होता है, अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच से मॉडल बिल्ड करेंगे, IMDb का हमने किया था प्रोजेक्ट या फिर कंप्लेंट क्लासिफिकेशन का किया था, तो उन प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में एटलीस्ट 6 मंथ, मिनिमम 6 मंथ टू 1 ईयर, 1.5 ईयर भी लग सकते हैं। तो आप 1 ईयर तक एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, एक सिंगल पर्सन ने टीम काम करेगी उसके ऊपर, राइट। एक टीम रहेगी, डेटा गैदर करना है आपको, ये सारी चीजें करनी है। एंड इतना सब कुछ करने के बाद भी आपको गारंटीड नहीं है रिजल्ट कि आपको बेटर रिजल्ट ही मिलेंगे। हो सकता है आपका मॉडल उतना अच्छे से परफॉर्म ना करे, राइट। तो आपको पहले बहुत सारी चीजें इन्वेस्ट करनी पड़ रही है, आपका टाइम इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, रिसोर्सेस इन्वेस्ट करने पड़ रहे हैं, बट आपको गारंटीड नहीं है कि आपको अच्छे से रिजल्ट मिलेंगे ही। बट अगर हम प्री ट्रेन्ड मॉडल यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो टेस्टिंग है, जो रिजल्ट आपको 1 ईयर के बाद वहां पे दिख रहा था, आप 5 मिनट में टेस्ट करके देख सकते हैं, राइट। एंड वो एग्जैक्टली कैसे होगा, यूजिंग दिस पाइपलाइन एंड प्री ट्रेन्ड मॉडल। उसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो हमें क्या करना है, कंसिडर सेंटिमेंट एनालिसिस करना है। तो सेंटिमेंट एनालिसिस के लिए पाइपलाइन बिल्ड कैसे करनी है, तो पाइपलाइन के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर का कंपोनेंट है, ट्रांसफॉर्मर्स इंपोर्ट पाइपलाइन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पाइपलाइन इंपोर्ट हो जाएगी एंड फिर हमें एक पाइपलाइन बिल्ड करनी है। तो पाइपलाइन को कुछ भी नेम दे सकते हैं। तो सेंटिमेंट एनालिसिस कर रहे हैं तो सेंटिमेंट पाइपलाइन, सेंटिमेंट पाइप नाम देते, ठीक है। एनी नेम वी कैन गिव इट हियर। एंड जस्ट क्या करना है आपको, इस पाइपलाइन का ऑब्जेक्ट बिल्ड करना है। एंड यहाँ पे एक थिंग कंपलसरी होती है, दैट इज टास्क, राइट। तो इस पाइपलाइन से आप कुछ भी कर सकते हैं। NLP में जितने भी टास्क है, आपको टेक्स्ट क्लासिफिकेशन करना है, आपको समराइजेशन करना है, आपको ट्रांसलेशन करना है, एनीथिंग यू कैन डू।
तो कौन सा टास्क करना है इस पाइपलाइन में, से कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हम सिंपली यहाँ पे आपका टास्क मेंशन करेंगे। तो आपको क्या करना है, सेंटिमेंट एनालिसिस, तो यहाँ पे सेंटिमेंट एनालिसिस, एंड ये सेंटिमेंट एनालिसिस ऐसे ही होना चाहिए, मीन्स ये सारी चीजें कैपिटल, उनके बीच में हाइफन, ये कैसे देखना है, ये आपको कैसे पता चलेगा वो हम देखेंगे, बट ऐसे ही देंगे। तो इससे क्या होगा, एक सेंटिमेंट एनालिसिस के लिए पाइपलाइन क्रिएट हो जाएगी, राइट? मीन्स जैसे आप इसमें न्यू जो भी आपका रिव्यू है, जो भी इनपुट देते हैं, ये ऑटोमेटिकली प्री प्रोसेस करेगा, टोकनाइज करेगा, टैडिंग करेगा, जो भी उसका डिफॉल्ट मॉडल है। हम यहाँ पे मॉडल भी दे सकते हैं, अगर आपको कोई स्पेसिफिक मॉडल चाहिए तो सिंपली हम मॉडल इक्वल टू करेंगे एंड मॉडल का नेम देंगे यहाँ पे। सो जस्ट यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं मॉडल नेम, बट अभी के लिए हमें मॉडल का नेम नहीं देखना है, जो भी बाय डिफॉल्ट मॉडल है उसका यूज करेंगे। तो क्या हो रहा है, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली इस पाइपलाइन में होगी। तो इसे पहले रन करते हैं, तो ये क्या करेगा, इसको रन करने के लिए जो भी मॉडल चाहिए पहले वो डाउनलोड करेगा। तो यार ये मॉडल डाउनलोड कर रहा है, यहाँ पे दिख रहा है मॉडल डॉट सेट टेंसर्स, मॉडल के पैरामीटर एंड बाय डिफॉल्ट कौन सा मॉडल, यहाँ पे क्या बोल रहा है, नो मॉडल वॉज सप्लाइड, मीन्स हमने कोई भी मॉडल का नेम नहीं दिया है। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप सेंटिमेंट एनालिसिस कर रहे हैं एंड आप मॉडल का नेम एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड नहीं करते, तो बाय डिफॉल्ट ये मॉडल ये यूज करेगा। ये कौन सा है, डिफॉल्ट मॉडल है फॉर सेंटिमेंट एनालिसिस, ठीक है, डिफॉल्ट मॉडल फॉर कौन सा है, ऐसे आपको कोई पूछेगा नहीं, बट जस्ट हमने लिखा है ये डिस्टिलबर्ट मॉडल है। एंड डिस्टिलबर्ट ऐसे कंसिडर कीजिए, जो बर्ट मॉडल हमने देखा था, बर्ट मॉडल का एक वेरिएंट है, उसका थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म है, ठीक है। तो ये हो चुका है सारी स्टेप्स, मीन्स आपको उसके लिए क्या क्या चाहिए, टोकनाइजर चाहिए, तो इसने टोकनाइजर डाउनलोड कर लिया, मॉडल चाहिए, मॉडल डाउनलोड कर लिया, क्या क्या चीजें चाहिए सब कुछ। नाउ अगर आपको सेंटिमेंट एनालिसिस करना है, हम सिंपली क्या करेंगे, ये जो आपकी पाइप है इसे लेंगे एंड इसमें जस्ट जो भी आपका रिव्यू है जस्ट वो देंगे। क्या रिव्यू देना है आपको, जैसे दिस इज बैड प्रोडक्ट, तो इसका रिव्यू क्या होना चाहिए, निगेटिव। तो यहाँ पे इसका लेबल दे रहा है, लेबल निगेटिव, एंड ये स्कोर है, मीन्स कितने कॉन्फिडेंस के साथ ये बोल रहा है कि ये निगेटिव स्कोर है। तो 99% कॉन्फिडेंस के साथ ये बोल रहा है कि इट इज अ निगेटिव प्रोडक्ट, मीन्स निगेटिव रिव्यू है। तो जो हमने IMDb के लिए आपने देखा था, या फिर रियल टाइम में क्या होता था, आपको 1 ईयर प्रोजेक्ट करना पड़ता था। अभी क्या हो रहा है, कितने लाइन्स ऑफ कोड लिखा है हमने, 1 2 3, जस्ट 3 लाइन ऑफ कोड में कितने मिनट में लिखा हमने, 3 मिनट भी नहीं लगेंगे, वो आप सब कुछ कर पा रहे हैं। तो इससे आपको थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा कि सारी कंपनी JNI में क्यों शिफ्ट हो रही है, राइट? जस्ट विथ दिस 3 लाइन्स ऑफ कोड, जो आपका 1 ईयर की मेहनत थी आपने यहाँ पे करके देखा, राइट? समझ में आ रहा है ना ये पाइपलाइन क्या होती है, इससे क्या हो रहा है एग्जैक्टली, बेसिक आइडिया आ रही है? यस सर। ऑलराइट, अगर आपको इसमें मल्टीपल इनपुट चाहिए तो हम इनपुट की लिस्ट भी दे सकते हैं, जैसे रिव्यूज नाम की एक लिस्ट बनाते हैं, रिव्यूज, उसमें मल्टीपल रिव्यूज देंगे। क्या क्या दे सकते हैं, जैसे एक रिव्यू लेंगे, दिस इज गुड प्रोडक्ट, दिस इज नॉट गुड प्रोडक्ट, मीन्स ये सिमेंटिक मीनिंग कैप्चर कर रहा है या नहीं देखेंगे, राइट? दिस इज बैड प्रोडक्ट, नॉट गुड, दिस इज नॉट गुड, ओके, दिस इज बैड प्रोडक्ट, ठीक है। जो भी इसने दिया है इतना ले लेते हैं एंड हमें सिंपली क्या करना है, जो भी आपकी पाइपलाइन है, पाइपलाइन में आपके लिस्ट पास करेंगे तो क्या होगा, वो आपको लिस्ट में आउटपुट देगा। तो लेट्स चेक, तो हमने कितने रिव्यू पास किए, 4 रिव्यू, तो उन सारे के सारे 4 रिव्यूज के लिए आउटपुट देगा। फर्स्ट रिव्यू क्या है, दिस इज गुड प्रोडक्ट, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बोलेगा, दिस इज नॉट, ओके गुड की जगह गॉड किया था, नो प्रॉब्लम, दिस इज नॉट गुड प्रोडक्ट, निगेटिव है, थर्ड निगेटिव है, फोर्थ पॉजिटिव है। तो ये क्या कर रहा है, सिमेंटिक मीनिंग अंडरस्टैंड करके आपको रिजल्ट दे रहा है। ओके, सिंपल है, समझ में आ रहा है कैसे प्रिडिक्शन। सर एक डाउट था, इसमें क्लासिफिकेशन करते थे राइट हम लोग, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, न्यूट्रल है, हाँ। तो स्कोर कैसे 0.5 के नीचे रहेगा तो बोलते थे नेगेटिव है, 0.5 के आगे गया तो बोलते पॉजिटिव है। यहाँ पे सभी स्कोर ऐसे नियर बाय 99.97 इसी क्यों आ रहा है?
हाँ हाँ, सो वो जो स्कोर था वो प्रोबेबिलिटी थी, राइट, अच्छा। मीन्स पॉजिटिव होने की। ये प्रोबेबिलिटी नहीं, ये कॉन्फिडेंस स्कोर है कि इसने जो बोला है पॉजिटिव बोला है या नेगेटिव बोला है, कितने कॉन्फिडेंटली बोल रहा है। ये 99% कॉन्फिडेंट है उसका, ये 97% कॉन्फिडेंट है। तो एक जस्ट एक कोई ऐसा देते हैं जो उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज करेगा। इसका क्या देंगे, एक ऐसे न्यूट्रल टाइप जो पॉजिटिव भी नहीं हो ये भी नहीं हो, ऐसे टाइप का एक लिखते हैं। Yes, दिस इज गुड एंड बैड, ओके, ऐसे लिखते हैं। लेट्स सी लास्ट वाला क्या आता है। सो ये गुड एंड बैड बोला है, ओके, और कुछ थोड़ा सा गुड ऐसे लिखते हैं। पैकेजिंग इज गुड, इज गुड बट, और क्या हो सकता है, क्वालिटी इज नॉट गुड, ऐसे कुछ। तो लास्ट का क्या है, अगेन 99% ही पॉजिटिव बोल रहा है। इसे हिंदी लैंग्वेज समझ में नहीं आती, हम हिंदी में देते हैं, ये अच्छा प्रोडक्ट है। तो लास्ट का इसका कॉन्फिडेंस अभी थोड़ा सा क्या हो रहा है, या फिर जस्ट रैंडम टेक्स्ट देके देखेंगे। ना ये कुछ तो बोल रहा है नेगेटिव, बस उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज होता जाएगा। तो ये कॉन्फिडेंस है, जस्ट इतना कंसिडर कीजिए। ये उतना अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है इस एग्जांपल के साथ, बट ऐसे कंसिडर कीजिए, दिस इज अ कॉन्फिडेंस स्कोर। yes sir, thank you. ऑल राइट, क्लियर है ये, ठीक है। एंड ऐसे आपके पास मल्टीपल पाइपलाइन से मल्टीपल टास्क होते हैं, राइट। जैसे हम क्या करते हैं, फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर पाइपलाइन इंपोर्ट पाइपलाइन रजिस्टर ऐसे लेते हैं। एंड उसमें आपको क्या करना है, सपोर्टेड टास्क लेते हैं। एंड जस्ट आप हगिंग फेस की वेबसाइट के ऊपर भी जाके देखेंगे, आपको एनएलपी में जितने टास्क है ऑलमोस्ट सारे के सारे टास्क आपको यहाँ पे कवर्ड मिलेंगे। आपको जो भी करना है वो सारी चीजें आपको मिलेगी, ठीक है। ओके, ऑल राइट, ये ठीक है। जस्ट इसकी कीज लेते हैं। ऑल राइट, क्या क्या है, ऑडियो क्लासिफिकेशन, ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन, क्वेश्चन आंसरिंग, फिल मास्क, डॉक्यूमेंट क्वेश्चन आंसरिंग, जीरो शॉट क्लासिफिकेशन, इमेज क्लासिफिकेशन, ऐसे बहुत सारे टास्क है। ये जस्ट हम बोल सकते हैं कि हाई लेवल टास्क है, लो लेवल टास्क आल्सो यू कैन फाइंड इट ऑन हगिंग फेस वेबसाइट। तो आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। एक और टास्क करके देखते हैं, कौन सा टास्क करना है, एनीथिंग, क्या करेंगे, टेक्स्ट समराइजेशन। ओके, समराइजेशन करके देखते हैं, ठीक है। तो क्या करना होगा, सेम वे में समराइजेशन की पाइपलाइन बिल्ड करेंगे। समराइजेशन इक्वल टू क्या करेंगे, पाइपलाइन, राइट। एंड पाइपलाइन में जस्ट आपको मेंशन करना है कि आपका टास्क कौन सा है, कौन सा टास्क है आपका, समराइजेशन। जस्ट समराइजेशन का पाइप मेंशन करेंगे। एंड यहाँ पे उसके साथ साथ अगर आपको मॉडल चाहिए, कोई स्पेसिफिक मॉडल, उस मॉडल का नेम भी आप दे सकते हैं। मॉडल इक्वल टू, जैसे हमने ऊपर नहीं दिया था, अभी देख के देखते हैं। जैसे समराइजेशन के लिए कौन सा टास्क आपको बेटर रहेगा, क्या लगता है, कौन सा मॉडल बेटर रहेगा, कौन सा यूज कर सकते हैं, जो अंडरस्टैंड करे, एनकोडर वाला। समराइजेशन जस्ट अंडरस्टैंडिंग से होगा क्या, नहीं सर T5 ले सकते हैं क्या? यस, क्योंकि यहाँ पे समराइजेशन के लिए क्या होगा, जो लार्जर टेक्स्ट है उसे अंडरस्टैंड करना है, एंड जो भी उसका समरी है वो जनरेट करना है। तो यहाँ पे एनकोडर डिकोडर दोनों लगेगा, राइट। यस। तो T5 लेते हैं, तो T5 के बेस मॉडल लेंगे, बेस लार्ज, इसकी मल्टीपल वेरिएंट्स है, T5 बेस लेते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस डिस्टिलबर्ट आपको कोई और मॉडल, जस्ट बर्ट बेस यूज करना है। तो जस्ट मॉडल का नेम देंगे, तो वो उस मॉडल से क्या होगा, आप सेंटिमेंट एनालिसिस करोगे, राइट। अगर आपको T5 से नहीं करना है, कोई दूसरा मॉडल करना है, तो अगर आपको याद होगा हम हगिंग फेस के ऊपर मॉडल के नेम देख रहे थे, राइट।
तो जस्ट एक बार फिर से देख लेते हैं। या तो क्या करना है, हगिंग फेस के ऊपर जाएंगे पहले। यहाँ पे मॉडल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको सारे के सारे मॉडल्स दिख जाएंगे। एंड आपको कोई स्पेसिफिक टास्क के लिए चाहिए तो कैसे फिल्टर आउट करेंगे, कैसे कर रहे थे? यहाँ पे लेफ्ट पैनल में कुछ है क्या, टास्क, इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड सारे टास्क आ जाते हैं। तो आपका टास्क कौन सा है, एनएलपी में समराइजेशन कहीं पे दिख रहा है, दिस इज समराइजेशन। तो समराइजेशन के लिए इतने सारे मॉडल्स अवेलेबल है, राइट? अराउंड 2400 मॉडल्स है। बार्ट है, MT5 है, टर्किश लैंग्वेज के समराइजेशन के लिए है, एक पेगासस है, T5 बेस कोरियन, एवरीथिंग। आपको जो भी मॉडल यूज करना है तो क्या करना है, तो यहाँ पे इस मॉडल के ऊपर क्लिक करना है, कंसिडर ये करना है तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसका ये, इसे हम चेक पॉइंट या फिर उसका रेपो आईडी बोलते हैं। तो ये रेपो आईडी आपको चाहिए, तो यहाँ पे दिख रहा है कॉपी का बटन, कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे आके आपके कोड में जस्ट यहाँ पे मॉडल इक्वल टू जो लिखा है तो उससे इसे रिप्लेस कर देना है, सिंपल। तो क्या हो जाएगा, अगर हम ये डाल देंगे तो इंस्टेड ऑफ T5 अभी बार्ट मॉडल का यूज करके वो समराइजेशन करेगा, बट T5 ही रख लेते हैं। समझ में आ रहा है ना, मॉडल कहाँ से फाइंड आउट करना है एंड ये आईडी एग्जैक्टली आपको कहाँ से पता चलेगी? यस सर, बट उसके लिए ऊपर हगिंग फेस इंपोर्ट करनी पड़ेगी क्या सर? हगिंग फेस लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी क्योंकि हमने Exactly. तो यहाँ पे ये जो पाइपलाइन है, ये पाइपलाइन कहाँ से लिया है हमने, ऊपर जाएंगे तो फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स पाइपलाइन, हगिंग फेस नहीं, ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी, हगिंग फेस की लाइब्रेरी है। तो फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स इंपोर्ट पाइपलाइन, एंड इस पाइपलाइन से क्या हो रहा है, उसमें आपको टास्क एंड आपका मॉडल देना है। तो ये पाइपलाइन कहाँ से आया, जो हमने ट्रांसफॉर्मर से इंपोर्ट किया था, राइट? ओके, गॉट इट सर। सो उसके लिए ट्रांसफॉर्मर इंपोर्ट किया तो दैट इज सफिशिएंट, वी डोंट हैव टू इंपोर्ट सेपरेट हगिंग फेस, राइट सर? नो, ट्रांसफॉर्मर हगिंग फेस का ही इम्प्लीमेंटेशन है, ऐसे कंसिडर कीजिए। ये डायरेक्टली कनेक्शन है, मींस हगिंग फेस हब के ऊपर ये जो देख रहे हैं तो इन मॉडल के साथ आप डायरेक्टली कनेक्ट करोगे यूजिंग ट्रांसफॉर्मर्स, ऑलराइट? यस सर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले मॉडल को डाउनलोड करना होगा, तो ये मॉडल डाउनलोड करेगा एंड एक तब तक एक थोड़ा सा टेक्स्ट लेते हैं। क्या करना है, हगिंग फेस का एक टेक्स्ट लेते हैं, हगिंग फेस, जस्ट हगिंग फेस, हम उसके विकिपीडिया से लेंगे। ऑलराइट, इतना टेक्स्ट चाहिए जिसको आपको समराइज करना है, तो यहाँ पे टेक्स्ट, ठीक है, जो भी हमने टेक्स्ट लिया था वो यहाँ पे आ चुका है। तो आपको क्या करना है, इसे समराइज करना है। तो सिंपल, एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, जो पाइपलाइन हमने इनिशियलाइज की है, यहाँ पे पाइपलाइन का नेम क्या है, समराइजेशन, राइट? इसका नेम कुछ भी दे सकते हैं। तो समराइजेशन में आपको क्या करना है, जस्ट आपका जो टेक्स्ट था वो पास करना है, दिस इज योर टेक्स्ट। तो ये क्या करेगा, इसकी समरी क्रिएट करके देगा। ऑलराइट, ये थोड़ा सा लार्जर मॉडल है एंड ये क्या हुआ है, यहाँ पे इसकी समरी जनरेट करके दे दी उसने, जो भी बिगर थिंग थी, इतना सब कुछ हमने पैराग्राफ दिया था। तो ये क्या है, द कंपनी फाउंडेड इन बाय ये एवरीथिंग, जो भी इसको लगा था इंपॉर्टेंट समरी है उसने जनरेट कर दे दी। तो सिंपल है, ऑलराइट। एंड इसका एक और बहुत ही अच्छी पाइपलाइन है, दैट इज जीरो शॉट क्लासिफिकेशन। ये एग्जैक्टली क्या है वो हम देखेंगे, इससे आपको और थोड़ा इसकी पावर का आइडिया आ जाएगा, जीरो शॉट क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो जीरो शॉट मींस क्या होता है, किसी को आइडिया है? जैसे हम आगे जाके प्रॉम्प्टिंग में देखने वाले हैं, बट स्टिल एनीवन नोज? Yes, sir. For the general information, we use the zero shot prompting. Yeah. मींस क्या होता है, यहाँ पे शॉर्ट मींस होता है एग्जाम्पल, राइट? तो जब आप LLM को एक एग्जाम्पल प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम बोलेंगे वन शॉट, अगर मल्टीपल कर रहे हैं तो उसे बोलेंगे फ्यू शॉट। तो जीरो शॉट मींस क्या होगा, हम कोई भी एग्जाम्पल प्रोवाइड नहीं करेंगे।
तो प्रीवियसली मॉडल ट्रेन कैसे होता था, जब हम उसे एग्जांपल देते हैं उन एग्जांपल को देख के ट्रेन होता था, बट अभी विदाउट गिविंग एनी एग्जांपल जस्ट हम उसे इनपुट देंगे, इनपुट से ये क्लासिफिकेशन कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, जो प्रोजेक्ट हमने बिल्ड किया था कंप्लेंट क्लासिफिकेशन का, जस्ट यहाँ पे पाइपलाइन का यूज करके कैसे होगा वो देखेंगे। तो यहाँ पे जीरो शॉट क्लासिफिकेशन नाम की एक पाइपलाइन बिल्ड करेंगे। एंड अगेन यहाँ पे क्या होगा, आपको पाइपलाइन चाहिए, पाइपलाइन में आपका टास्क आपको डिफाइन करना है, राइट। एंड फिर उसके लिए जो भी मॉडल होगा वो मॉडल देना है। तो मॉडल अभी हमें पता नहीं है जीरो शॉट क्लासिफिकेशन का कौन सा मॉडल बेटर है, तो कहां से पता चलेगा हमें? यस, हगिंग फेस। तो यहाँ पे मैं हगिंग फेस के ऊपर आ गया, मॉडल्स के ऊपर भी चला गया। अभी यहाँ पे तो बहुत सारे मॉडल, मुझे कैसे पता चलेगा जीरो शॉट क्लासिफिकेशन के लिए कौन से बेस्ट मॉडल है? क्या लगता है कैसे करेंगे? Sir, again we will go to model and task, no sir? यस, टास्क के ऊपर क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे टास्क मिलेंगे। तो यहाँ पे एनएलपी है, एनएलपी में जीरो शॉट क्लासिफिकेशन कहीं पे दिख रहा है? यस। तो यहाँ पे अराउंड 400 मॉडल्स हैं, तो इसमें भी बेस्ट मॉडल है वो कैसे पता चलेगा हमें? क्या कर सकते हैं? अराउंड 400 में से बेस्ट मॉडल कौन सा रहेगा? Most downloaded one. एग्जैक्टली तो यहाँ पे आपको कुछ चीजें मिलती है, जैसे यहाँ पे ये जो दिख रहा है 3.61 मिलियन, ये क्या है? डाउनलोडेड, उसे कितने लोगों ने डाउनलोड किया। उसके बाद यहाँ पे ये क्या है? लाइक्स है, इस मॉडल को कितने लाइक्स मिले हैं। तो इससे आपको आइडिया आ जाना चाहिए कि जिसको ज्यादा लाइक्स मिले हैं या फिर ज्यादा डाउनलोडेड है वो आपका बेटर मॉडल रहेगा। एंड इसके अकॉर्डिंगली आप सॉर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? यहाँ पे राइट साइड में सॉर्ट दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। मोस्ट लाइक से करना है, मोस्ट डाउनलोड से करना है, या रिसेंटली क्रिएटेड जो रिसेंटली ऐड हुआ है, रिसेंटली अपडेट हुआ है, वो देखते हैं। तो कौन सा बेटर रहेगा हमारे लिए? सॉर्ट बाय लाइक्स और डाउनलोड। डाउनलोड कर लेते हैं। तो मोस्ट डाउनलोडेड मॉडल कौन सा है? दिस वन, फेसबुक से बार्ट लार्ज MNLI। तो इसको कैसे यूज करेंगे? सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है एंड इसका ये जो भी रेपो आईडी है या फिर उसका चेक पॉइंट है इसे कॉपी करेंगे। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कॉपी हो जाएगा एंड सिंपली यहाँ पे ऐड करेंगे। ऑल राइट, तो यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। एंड वन मोर थिंग, इसके साथ साथ टोकनाइजर होगा। टोकनाइजर फेसबुक बार्ट के साथ हम बर्ड का टोकनाइजर यूज कर सकते हैं क्या? नहीं। नो नो। तो उसके लिए इसी मॉडल का चाहिए। एंड यहाँ पे तो हम पाइपलाइन यूज कर रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट ये जो मॉडल इंडिविजुअल मॉडल्स जब यूज करेंगे आगे जाके, तो उस टाइम पे आपको ये भी ध्यान रखना है जो मॉडल यूज कर रहे हैं उसी का टोकनाइजर यूज करना है, ठीक है। तो ये मॉडल उसका टोकनाइजर सब कुछ डाउनलोड कर रहा है, जस्ट डाउनलोड होने देते हैं इसको। सर ये तो हो गया मतलब मोस्ट डाउनलोडेबल ऐसे। तो वैसे सर बेंचमार्क का भी एक देखते हैं ना हम लोग कि उसका यस यस। बेंचमार्क। तो वो सारे टास्क के लिए बेंचमार्क्स नहीं होते, वो LLM का एंड मोस्टली एम्बेडिंग मॉडल का जो हम आगे जाके देखेंगे उसके लिए बेंचमार्क्स होते हैं। तो वो बेंचमार्क्स भी देखेंगे हम। यस सर। और सेकंड थिंग ये भी पूछना था कि अभी जैसे कि ये लार्ज मॉडल है तो अपनी हाँ। सिस्टम का भी 12 GB रैम है, 60 GB है, तो उस हाँ। हिसाब से भी हमको लिमिटेशन से ध्यान रख के करना पड़ेगा, राइट सर? यस राइट, क्योंकि ये लार्ज मॉडल्स नहीं है, अभी तक हम LLMs में नहीं गए हैं, ये जस्ट थोड़े से बेसिक मॉडल है, उतनी ज्यादा साइज नहीं है। तो LLM को कैसे डाउनलोड करना है? अगर 32 GB का LLM है तो हमारे पास 8 GB की रैम में कैसे करना है, उसके लिए कुछ मेथड्स होते हैं। ऑल दिस थिंग्स वी विल सी, तो आगे देखेंगे, अभी तक हम LLM में नहीं गए हैं, ठीक है। यस सर, यस। तो आपका पाइपलाइन रेडी हो चुका है। तो इस जीरो शॉट क्लासिफिकेशन में क्या है, आपको दो चीजें चाहिए होती है। कौन सी? फर्स्ट, आपको कौन सा सेंटेंस क्लासिफाई करना है, तो हम लिखेंगे सेंटेंस टू क्लासिफाई, जो भी सेंटेंस आपको क्लासिफाई करना है एंड उसके लेबल्स क्या होंगे। तो आपके लेबल्स क्या क्या थे अगर याद है आपको, तो उसको लिस्ट में देना होता है। लोन था, उसके बाद क्या था? क्रेडिट रिपोर्ट, क्रेडिट रिपोर्ट, अगेन सर्विसेज सर्विसेज and credit card with loans. ऑर्डर्स, और एक कोई था ऑर्डर्स एंड
ठीक है, जस्ट कार्ड, आई थिंक कार्ड था, राइट। तो ये आपके 5 लेबल्स है, जितने भी आपके पास लेबल है, लेबल देना है, एंड आपको कौन सा सीक्वेंस। कंसिडर एक कंप्लेंट ले लेते हैं, क्या लेंगे, एनीथिंग, क्या लेते हैं, माय क्रेडिट कार्ड, या फिर ओके ऐसे लिखते हैं, माय क्रेडिट कार्ड इज नॉट वर्किंग, समथिंग लाइक दैट। तो ये हमने लिया। तो जस्ट आपको क्या करना है, आपके इस पाइपलाइन में ये दोनों चीजें पास करनी है। सिंपल, कैसे पास करेंगे, एक सीक्वेंसेस रहेगा, यस इस तरीके से, इसमें यहाँ पे सीक्वेंसेस देते हैं। सीक्वेंसेस इक्वल टू जो आपको क्लासिफाई करना है, एंड कैंडिडेट लेवल इक्वल टू जो आपके लेवल्स है। तो लेट्स सी इसका आंसर क्या देता है। तो ये दे रहा है, लेबल्स देगा एंड इसके स्कोर्स दे रहा है। तो सबसे ज्यादा स्कोर कार्ड को दे रहा है, राइट। इवन दो यहाँ पे इसमें क्या है, क्रेडिट मेंशन है, एंड यहाँ पे कार्ड में क्रेडिट नहीं है, राइट। तो क्रेडिट रिपोर्ट जाना चाहिए था, बट स्टिल इट इज गिविंग हाई प्रोबेबिलिटी टू द कार्ड। समझ में आ रहा है। तो ये सिमेंटिक मीनिंग अंडरस्टैंड करके बेटर वे में प्रिडिक्ट कर रहा है। तो ये 82% कॉन्फिडेंट है, इट इज कार्ड, राइट। 0.59 मीन्स 0.5% श्योर इट इज क्रेडिट रिपोर्ट, 0.5% सर्विस, ये लोन ऑर्डर्स का। तो समझ में आ रहा है। तो जो हमने लास्ट में इतनी मेहनत की थी, अभी जस्ट विथ 3 लाइन्स ऑफ कोड हम ये सब कुछ कर पा रहे हैं। एंड ये जो मॉडल है जनरलाइज होता है, समटाइम्स अगर आपका कुछ मोर स्पेसिफिक डेटा है उसके ऊपर ये इतने अच्छी तरीके से वर्क नहीं करेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन मॉडल को आपके टास्क के अकॉर्डिंगली फाइन ट्यूनिंग करना होता है। फाइन ट्यूनिंग अदर थिंग्स आल्सो विल सी, बट पाइपलाइन क्या है इसका बेसिक आइडिया आ रहा है अभी आपको। ये सर यहाँ पे जीरो शॉट कैसे अप्लाई होगा, जैसे हमने कुछ एग्जांपल नहीं दिया लेकिन हम सेंटेंस को क्लासिफाई कर पा रहे। यस, सो अगर एग्जांपल देते हैं वो हम एलएलएम में प्रॉम्प्टिंग में और थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। अगर एग्जांपल दे रहे, वन एग्जांपल दिया हमने, मींस हमने एक एग्जांपल दिया एंड उसे बोला दिस इज फ्रॉम अ क्लास कार्ड, तो ये हो गया एक एग्जांपल। तो हमने कोई भी एग्जांपल प्रोवाइड किया था क्या, नो, इसलिए ये जीरो शॉट है, नो एग्जांपल्स आर प्रोवाइडेड। यस सर। ऑलराइट। सर एक और डाउट था, यहाँ पे हमारा जो सेंटेंस है जो क्लासिफाई करने वाले थे हम, वो अभी इतना छोटा था फिर भी इसने 4 सेकंड्स लिए एग्जीक्यूट होने के लिए। हाँ, तो right. तो जब अगर बड़ा होगा सेंटेंस, या फिर हमने जो डेटा सेट देखा था उसमें भी बड़े थे कुछ रिव्यूज, तो उस केस में अगर हम स्केलेबिलिटी चेक करें हमारे प्रोजेक्ट, तो उसको स्केलेबल कैसे बना सकते हैं। मतलब अगर इतना टाइम लगेगा और मल्टीपल कस्टमर्स यूज करने वाले होंगे, हमारे यस, यूजर होंगे, तो इसका तो मेन, उस टाइम पे ये एलएलएम ने, यस, नो इट इज नॉट अ एलएलएम, ये मॉडल है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं जो डाउनलोड हुआ है, कहाँ गया मॉडल, राइट यहाँ पे डाउनलोड किया, या तो इसकी साइज कितनी है, 1 पॉइंट कुछ जीबी, यस समथिंग, 1.6 जीबी कुछ, 3 या अराउंड उतना ही कुछ होगा, 1.3, यस इट विल बी देयर, ओके कुछ जीबी में साइज थी, राइट। तो क्या होता है, यस यस, इतनी साइज है, हम सीपीयू के ऊपर रन करें 1.63 जीबी, राइट। एंड यहाँ पे इसकी जो लिमिटेशन है, जैसे सीपीयू है, एंड अगेन यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो क्या होता है, रैम अराउंड 12 जीबी रैम है, उतनी ज्यादा रैम वगैरह नहीं है। एंड हमने प्रीवियसली भी बहुत सारे मॉडल डाउनलोड करके रखे थे, राइट। तो उसके लिए आप अगर आप Yes. जीपीयू इन्फरेंस के लिए कोई भी एलएलएम होता है तो उसके लिए जीपीयू मस्ट रहेगा। जीपीयू यूज करते हैं तो ये और फास्टर हो जाएगा, फर्स्ट थिंग यूजिंग Okay. जीपीयू। एंड एसिंक प्रोग्रामिंग होती है जिससे आप मल्टीपल यूजर्स हैंडल कर सकते हैं। अंडरस्टूड। एंड ये मोस्टली बैक एंड डेवलपर का पार्ट आता है, बट स्टिल आपको बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जब हम फास्ट एपीआई डेवलप करेंगे उसमें थोड़ा सा आइडिया लेंगे इसका, ठीक है। ओके, ऑल राइट, ठीक है, आइडिया आ रही है क्या है पाइपलाइन, क्या यूज है इसका, इसमें कुछ डाउट है।
सर ये जो मॉडल हमने इंपोर्ट किया है तो ऐसे ही करते हैं या डाउनलोड करके भी करते हैं, जैसे हम एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड करते हैं सॉफ्टवेयर डाउनलोड? एक्चुअली ये जब हम ऐसे T5 बेस दे रहे हैं तो ये डाउनलोड ही हो रहा है हमारे लोकल में एक्चुअली। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसने डाउनलोड ही किया है, कहीं पे ऊपर होगा डाउनलोड ही हुआ है, दोनों सेम ही मेथड है, तो यहाँ पे भी डाउनलोड हुआ है। अगर आपका ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो उसको कैसे यूज करना है वो सब कुछ भी हम देखने वाले हैं। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, डाउनलोड ही हो रहा है, यहाँ पे हम डायरेक्टली यूज नहीं कर रहे, हगिंग फेस से यूज नहीं हो रहा है, ये हमारे लोकल में डाउनलोड हो रहा है एंड फिर हम यूज कर रहे हैं। ऑल राइट, क्लियर है सब कुछ? जस्ट अभी आपको क्या करना है, कंसिडर कोई अदर स्पेसिफिक चीजें आपको करनी है, जैसे टोकनाइज करना है, राइट? कोई भी जो रिजल्ट होता है पाइपलाइन में क्या हो रहा है, सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो रही है, मींस जो भी आपका प्री प्रोसेसिंग का स्टेप है, टोकनाइजेशन है, मॉडल है, पोस्ट प्रोसेसिंग है, सब कुछ क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली हो रहा है। बट इसमें इंपॉर्टेंट 3 स्टेप्स होते हैं। एक तो टोकनाइज, आप कौन सा टोकनाइजर यूज कर रहे हैं, सेकंड मॉडल, कौन सा मॉडल यूज कर रहे हैं, एंड पोस्ट प्रोसेसिंग। वाई पोस्ट प्रोसेसिंग? क्योंकि टास्क के अकॉर्डिंगली पोस्ट प्रोसेसिंग की मेथड चेंज होगी, राइट? जैसे बर्ट मॉडल है, आप उसको एनईआर के लिए भी यूज कर सकते हैं, सेंटिमेंट क्लासिफिकेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए कर सकते हैं। तो तीनों के लिए जो पोस्ट प्रोसेसिंग है वो क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी, राइट? तो उसके लिए ये जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, टोकनाइजर, मॉडल एंड पोस्ट प्रोसेसिंग की जो मेथड है, आउटपुट लेयर वगैरह, इनको हम डिटेल में देखते हैं, ठीक है? तो ऑल राइट, सो टाइम है ना आपके पास, थोड़ा और एक्सटेंड कर सकते हैं या फिर रुकना है, आज थोड़ा सा लेट हुआ था। यस, क्या करना है? यस सर, कंटिन्यू। ऑल राइट, जस्ट टोकनाइजेशन देख लेते हैं। सो टोकनाइजर अगर आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ पे मॉडल वगैरह डायरेक्टली डाउनलोड हो रहा था, हमें कुछ करना नहीं पड़ रहा है। बट जब आप टोकनाइजर वगैरह मैन्युअली डाउनलोड करना चाहते हैं, फाइन ट्यूनिंग अगर आपको करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्चुअली उसे प्रॉपरली डाउनलोड करना है एंड यूज करना है। तो उसके लिए टोकनाइजर का कुछ भी टास्क करना है आपको, तो उसके लिए ऑटो टोकनाइजर यूज होता है, ठीक है? सो ऑटो टोकनाइजर क्या करता है, जैसे जो भी आपका टोकनाइजर का क्या रोल होता है, जो हमने मॉडल के लिए केरास टोकनाइजर देखा था, केरास टोकनाइजर क्या कर रहा था, Sir, it will convert the word into tokens, sentence into tokens. यस, सेंटेंस को टोकन में कन्वर्ट करता है एंड इनपुट आईडी में उसको रिप्लेस कर देगा, राइट? Yes, sir. तो हम ऐसे बोल सकते हैं, आपका मॉडल जिस फॉर्मेट में डेटा एक्सपेक्ट कर रहा है, आपका मॉडल अगर इनपुट आईडी के फॉर्म में एक्सपेक्ट कर रहा है तो इनपुट आईडी के फॉर्म में पास कर रहा है। तो उसी तरीके से हर एक मॉडल डिफरेंट फॉर्म में डेटा एक्सपेक्ट कर सकता है। अगर T5 है तो उसको थोड़ा सा डिफरेंटली चाहिए होगा, बर्ट है डिफरेंटली चाहिए होगा, राइट? तो इसी तरीके से क्या होता है, जो भी टोकनाइजर है, बर्ट का टोकनाइजर क्या करेगा, बर्ट को जैसे डेटा चाहिए वैसे कन्वर्ट करेगा। T5 का टोकनाइजर क्या करेगा, T5 को जैसे डेटा चाहिए वैसे कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे टोकनाइजर क्या करता है, कन्वर्ट टेक्स्ट डेटा इनटू फॉर्मेट एक्सपेक्टेड बाय मॉडल। सो आपका मॉडल जिस फॉर्म में डेटा, जैसे डेटा एक्सपेक्ट कर रहा है उस फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ये समझ में आ रहा है एग्जैक्टली क्या कर रहा है? ओके, जैसे हम एग्जांपल के लिए अगर आपको बर्ट मॉडल का टोकनाइजर देखना है तो कोई भी टोकनाइजर कैसे डाउनलोड करना है, जैसे ऑटो टोकनाइजर, ठीक है? तो ऑटो टोकनाइजर क्या हो जाएगा, हम कोई भी टोकनाइजर यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, ऑटो टोकनाइजर, एंड इसमें आपको देना है डॉट
फ्रॉम प्री ट्रेंड। तो ये फ्रॉम प्री ट्रेंड क्यों है? क्योंकि हमें किसी प्री ट्रेंड मॉडल का टोकनाइजर डाउनलोड करना है। समझ में आ रहा है? एंड यहाँ पे उस मॉडल का नेम देना होता है। तो हम यहाँ पे ऑलरेडी बर्ड बेस केस आ चुका है, तो बर्ड बेस मॉडल ले रहे हैं, या फिर कोई भी मॉडल अगर देंगे तो क्या होगा, उस मॉडल के लिए जो टोकनाइजर चाहिए होता है वो टोकनाइजर डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है? क्या होगा? Sir, will you please explain that from pre-trained? ये जस्ट हम क्या बोल रहे हैं, जो प्री ट्रेंड मॉडल है उनका टोकनाइजर हमें चाहिए। एंड यहाँ पे मेंशन करें कौन से प्री ट्रेंड मॉडल का चाहिए। फ्रॉम प्री ट्रेंड मीन्स प्री ट्रेंड मॉडल का डाउनलोड करना है, मीन्स ऑलरेडी किसने ट्रेन किया हुआ है ऐसे मॉडल का। एंड यहाँ पे मॉडल का नेम, ठीक है? Okay, sir. और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये टोकनाइजर डाउनलोड हो रहा है। तो यहाँ पे लेते हैं, ये बर्ड बेस केस मॉडल का टोकनाइजर डाउनलोड हो जाएगा एंड इसमें एज अ ऑब्जेक्ट स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे डाउनलोड करते हैं, तो उसके लिए जो भी फाइल्स चाहिए होती है सारी फाइल्स डाउनलोड हो जाएगी। वो क्या, जो भी इसकी वोकैबुलरी है, जो टोकनाइजर है, सब कुछ डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, ऑल राइट। तो अगर हम इसे आपका टेक्स्ट देके देखते हैं, जैसे एनीथिंग क्या देंगे, दिस इज ग्रेट प्रोडक्ट समथिंग। तो ये क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है किसमें, सबसे पहले यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको इनपुट आईडीज, यस। एंड यहाँ पे टोकन टाइप आईडी, अटेंशन मास्क, ये सब कुछ क्या है वो हम समझेंगे, बट सबसे पहले इसे समझना ये क्या है। यस, इनपुट आईडीज, इसका क्या मीनिंग हो सकता है? एग्जैक्टली तो जैसे ये आपका टेक्स्ट था, तो आपके टोकनाइजर क्या करता है, टेक्स्ट को सबसे पहले टोकनाइज करेगा। यहाँ पे टोकन्स क्रिएट होंगे एंड फिर उसके बाद दिस की जो भी इनपुट आईडी है वो रिप्लेस हो जाएगी, इज की जो भी है वो रिप्लेस हो जाएगी, ग्रेड की जो भी इनपुट आईडी है वो रिप्लेस हो जाएगी, प्रोडक्ट की जो भी है वो रिप्लेस हो जाएगी। समझ में आ रहा है? मे भी आप भी एक क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पे तो आपको 4 टोकन्स दिख रहे हैं बट इनपुट आईडीज 6 दिख रही है, क्या रीजन हो सकता है? क्योंकि जितने भी ट्रांसफॉर्मर बेस्ड मॉडल है, वो एनकोडर के हो, वो डिकोडर के हो, या फिर एनकोडर डिकोडर के, वो सारे के सारे मॉडल क्या करते हैं, स्टार्टिंग में एंड एंडिंग में एक स्पेशल टोकन से ऐड करेंगे। कौन सा? स्टार्ट ऑफ सीक्वेंस एंड एंड ऑफ सीक्वेंस। एग्जैक्टली तो यहाँ पे स्टार्टिंग का जो है ये क्या रहेगा, स्टार्ट ऑफ सीक्वेंस, एंड ये क्या रहेगा, एंड ऑफ सीक्वेंस, एंड बीच वाले जो है आपके टोकन्स रहेंगे। ठीक है, तो इनपुट आईडीज मींस क्या है, इंडेक्स ऑफ ईच टोकन इन वो, क्या ऐसे बोल सकते हैं क्या? इज इट करेक्ट? एंड यहाँ पे एक अटेंशन मास्क, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। ये अटेंशन मास्क एग्जैक्टली क्या है वो समझते हैं। सो ये अटेंशन मास्क मीन्स क्या होता है, जब आप अटेंशन कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे कंसिडर आप ग्रेड के लिए अटेंशन आपको कैलकुलेट करना है, तो अगर 1 होगा तो इसका मीनिंग क्या है, इस ग्रेड के लिए अटेंशन स्कोर कैलकुलेट करना है। अगर प्रोडक्ट के लिए 1 होगा तो यहाँ पे कितने हैं मास्क, 1 2 3 4 5 6, मीन्स आपके पास 6 टोकन थे एंड 6 अटेंशन मास्क है। तो अगर कोई भी अटेंशन मास्क की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी, उसका क्या मतलब होगा, उस पोजीशन के टोकन के लिए अटेंशन स्कोर कैलकुलेट नहीं करना है। ठीक है, अगर कंसिडर यहाँ पे पैडिंग होती है, हमने पैडिंग किया, पैडिंग के लिए हमने 0 ऐड किया, तो इस पैडिंग के लिए अटेंशन कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या? यस, उसका कुछ मीनिंग है? नो सर, नो। तो उस टोकन के लिए अटेंशन मास्क की वैल्यू 0 रहेगी। तो 1 का क्या मीनिंग है, अटेंशन कैलकुलेट करना है उस टोकन के लिए, 0 मीन्स उस टोकन के लिए अटेंशन कैलकुलेट नहीं करना है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. So is that attention mask is Q value?
यस हम बोल सकते हैं, यस। ये एग्जैक्टली क्यू वैल्यू नहीं है। क्या है, जैसे दिस के लिए अटेंशन कैलकुलेट करना है या नहीं करना है। अगर 1 होगा तो इसका क्यू भी होगा, इसका की भी होगा, इसका वैल्यू भी होगा। अगर दिस के लिए 0 होता तो क्या होता, उसका ना क्यू बनता, ना क्वेरी बनता, ना वैल्यू बनता। ठीक है, वो कंप्लीटली इग्नोर हो जाता। ठीक ओके है, सर। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं वेदर टू कैलकुलेट अटेंशन और नॉट, अटेंशन कैलकुलेट करना है या नहीं करना है। ठीक है, ये दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है एंड आपको ये दोनों चीजें ऑलमोस्ट एवरी ट्रांसफॉर्मर बेस्ड मॉडल में देखने को मिलेगी। बट यहाँ पे एक है टोकन इनपुट टोकन टाइप आईडी। तो ये जो बर्ट मॉडल होता है, बर्ट मॉडल वहां पे क्या होता है, मल्टीपल सेंटेंसेस के लिए यूज होता है एंड इसे सेगमेंट टोकन कहा जाता है। ये क्या होता है, हम जब बर्ट का आर्किटेक्चर पढ़ेंगे आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझेगा। फॉर मल्टीपल सेंटेंसेस, अगर हमने यहाँ पे 2 सेंटेंसेस प्रोवाइड किए हैं तो क्या होगा, ये जो टोकन है कौन से सेंटेंस का है, फर्स्ट सेंटेंस का होगा तो 0 होगा, सेकंड सेंटेंस का होगा वो टोकन तो 1 होगा। तो यहाँ पे एक सिंगल ही सेंटेंस है, इसलिए क्या हो रहा है, यहाँ पे सबके लिए 0 0 0 दिया है। ठीक है, ये हम थोड़ा और डिटेल में देखेंगे बाद में। तो ये क्या है, सेगमेंट, हम उसको बोलते हैं सेगमेंट आईडीज। ऑल राइट, तो पहले जस्ट इन दोनों को कंसिडर कीजिए। दोनों क्लियर है क्या, क्या होता है, कैसे हो रहा है? यस, ऑल राइट। एंड इनकी आइडिया अगर देखनी है आपको तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, ये जो टोकनाइजर है डॉट कन्वर्ट आईडीज टू टोकन्स। सो इसमें क्या करेंगे, जो भी आपकी आईडीज है अगर वो पास करते हैं, सो इसको एज इट इज कॉपी करके पास करेंगे। तो आईडीज को ये क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है ना टोकन। एक्चुअली टोकन क्या है, तो ये 101 मींस क्या है, सीएलएस। सो बर्ड के लिए अभी के लिए ऐसे कंसिडर कीजिए, सीएलएस मींस होता है स्टार्ट ऑफ सीक्वेंस एंड एससीपी मींस होता है एंड ऑफ सीक्वेंस। ये क्यों होता है वो हम बर्ड के आर्किटेक्चर के टाइम पे देखेंगे। बट जस्ट 101 एंड 102 ऑलवेज क्या होगा, सीएलएस एएससीपी में स्टार्ट ऑफ सीक्वेंस एंड ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, एंड बर्ड मॉडल के लिए, ये बर्ड का देख रहे हैं तो बर्ड के लिए कुछ स्पेशल टोकन्स होते हैं। तो आई थिंक वो स्पेशल टोकन्स कौन से देखते हैं। ऑल राइट, तो ये क्या है, 1142 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यस this token. दिस रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 1110 क्या कर रहा है, इस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरीके से जस्ट इनपुट आईडीज क्रिएट हुए हैं एंड यही लेते हैं। जस्ट कुछ स्पेशल टोकन देखना है हमें। पहले 0 रहेगा एंड आई थिंक इसके स्पेशल टोकन स्टार्ट होते हैं विथ 100। ठीक है, 100 से देखते हैं, 100, 101, 102, 103 एंड 104। ठीक है, ओके 104 भी नहीं है, उसको निकालते हैं, 103 तक ही है। तो ये आपको स्पेशल टोकन्स है। क्या क्या स्पेशल टोकन्स दिखने को मिल रहे हैं, सर 102 रह गया। ओके यहाँ पे 102 करते हैं उसको। ऑल राइट, तो ये कुछ आपके स्पेशल टोकन्स है। तो इसके क्या नेम्स है वो थोड़ा सा देखते हैं। स्पेशल टोकन्स एंड ये जस्ट बर्ट मॉडल के लिए देख रहे हैं, हर मॉडल का डिफरेंट रहेगा। तो सबसे पहले पीएडी, क्या लगता है नेम से क्या पता चल रहा है क्या होगा ये, सर इज इट फॉर पैडिंग? पैडिंग। तो जहां पे भी हम पैडिंग करते हैं तो वहां पे क्या हो जाएगा, ये पीएडी टोकन है। उस पैडिंग टोकन की इनपुट आईडी क्या है, 0, राइट। तो इट इज टोकन फॉर पैडिंग। यूएन के क्या हो सकता है, इट मींस अननोन। Yes. एग्जैक्टली, एंड अननोन मींस क्या होगा, जो आउट ऑफ वोकैबुलरी है। जनरली आउट ऑफ वोकैबुलरी एरर, यहाँ आउट ऑफ वोकैबुलरी वर्ड नहीं आते,
बट कंसिडर ये जस्ट इंग्लिश के ऊपर ट्रेन हुआ है एंड आप उसको देवनागरी स्क्रिप्ट जो मराठी हिंदी की होती है वो दे रहे हैं, तो वो कैरेक्टर्स होंगे क्या उसके पास? नो राइट। तो ये उसको अननोन टोकन कंसिडर करेगा, तो यूएन के किस लिए आएगा? जो अननोन कैरेक्टर्स है, ठीक है। ये सीएलएस, सो सीएलएस ये क्लासिफिकेशन नाम से होता है, इसका क्या यूज है वो हम आगे देखेंगे, बट बर्ट मॉडल में ये एज अ एसओएस स्टार्ट ऑफ सीक्वेंस यूज होता है, ठीक है। स्टार्ट ऑफ सीक्वेंस एंड ये एससीपी है, ये सेपरेटर उसका नेम है, बट एंड ऑफ सीक्वेंस यूज होता है, ठीक है। एंड दिस इज यूज फॉर मास्किंग, जो आपको मास्किंग करना है, ठीक है। ये बेसिक चीजें समझ में आ रही है? यस सर। ऑल राइट। तो हमने ये तो किया, बट क्या हो रहा है अगर आपको प्रोडक्शन में डालना है तो एवरी टाइम हगिंग फेस से डाउनलोड करना नॉट अ गुड आइडिया, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, इस टोकनाइजर को आपके लोकल में कहीं पे स्टोर करके रख सकते हैं। तो स्टोर कैसे करना है, तो यहाँ पे लिखते हैं सेविंग टोकनाइजर ऑन लोकल। सिंपल क्या करना है, जो भी आपका टोकनाइजर है डॉट सेव प्रीट्रेंड एंड कहां पे स्टोर करना है उसका पाथ देना है, ठीक है। एनीथिंग, जैसे इस यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, आप क्या नेम देना है उस फोल्डर को, एक रैंडम नेम देते हैं। सो इस फोल्डर में कंसीडर आपको क्या करना है, आपका टोकनाइजर सेव करना है। तो क्या करेंगे, एक्चुअली ये टोकनाइजर में सेव हो चुका है बट स्टिल यहाँ पे इसको इस फोल्डर में करते हैं। तो क्या हो जाएगा, इस टोकनाइजर की जो भी फाइल है, जो भी फाइल चाहिए होते हैं उसको, ये स्पेशल टोकन्स का मैप होता है, स्पेशल टोकन्स कौन से है, टोकनाइजर का क्या है कॉन्फ़िगरेशन, वो कैबलरी क्या है, ये सब कुछ फाइल्स इसमें टोकनाइजर में आ जाएगी। तो आपका टोकनाइजर यहाँ पे स्टोर हो चुका है एंड यही टोकनाइजर अगर आपको लोड करना है तो क्या कैसे करेंगे, लोड टोकनाइजर। तो क्या करना है, सिंपल जैसे आप प्रीवियसली कर रहे थे, ऑटो टोकनाइजर फ्रॉम प्री ट्रेंड, बट इंस्टेड ऑफ गिविंग हगिंग फेस पाथ हम क्या करेंगे, आपके लोकल का पाथ देंगे, तो आपके लोकल से उसे लोड करेगा। समझ में आ रहा है? यस। और सिर्फ एवरी टाइम ट्रांसफॉर्मर मॉडल में हम ऑटो टोकनाइजर करते ही है क्या? यस, ऑटो टोकनाइजर करते ही है। ओके। सर लास्ट टाइम जब भी हमने क्लासिफिकेशन का मॉडल देखा था ना, तब ये डॉट पिकल फाइल में सेव किया था। अब अगर हाँ। इसकी तरफ देख रहे हैं तो इसमें देखो जेसॉन की बहुत सारी फाइल है, वो के भी डॉट टीएक्सटी फाइल है, हाँ। सब इसमें बहुत सारा कंटेंट है, राइट? राइट। सो ये सब कुछ टोकनाइजर है एंड ये उसको जिस फॉर्म में चाहिए होता है उस फॉर्म में स्टोर है। अगेन हम मॉडल का देखेंगे तो सेप टेंसर नाम के फॉर्मेट में होता है। जस्ट ऐसे कंसिडर कीजिए फॉर्मेट डिफरेंट है इसका एंड जो हमने यूज किया था। यस सर। तो आपके टोकनाइजर में ही सारी चीजें हो रही थी, बट यहाँ पे क्या है, डिफरेंट फाइल्स है एंड ये टोकनाइजर डॉट कॉन्फिग में क्या होता है, इन सारे फाइल्स का यूज करके आपका टोकनाइजर बिल्ड कैसे करना है ये इस टोकनाइजर कॉन्फिग में रहेगा, ठीक है। तो जैसे ही आप ये कोड रन करते हैं कोई भी कोड, तो ये सबसे पहले क्या करेगा, फर्स्ट आपके लोकल में सर्च करेगा। सो फर्स्ट इट विल सर्च, जो हमने पाथ दिया है, पाथ ऑन लोकल मीन्स हमने यहाँ पे ये जो पाथ दिया है, तो सबसे पहले लोकल में चेक करेगा कि ये पाथ एग्जिस्ट करता है क्या। अगर एग्जिस्ट करता है तो क्या करेगा, इस पाथ से वो लोड करने का ट्राई करेगा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे देखा था, क्या दिया था हमने, बर्ड बेस्ड केस। तो भी इवन ये कुछ भी देंगे तो ये सबसे पहले क्या करेगा, आपके लोकल में देखेगा कि ये पाथ एग्जिस्ट करता है क्या। अगर ये पाथ एग्जिस्ट करता है तो उस फोल्डर से वो लोड करने का ट्राई करेगा एंड अगर ये पाथ एग्जिस्ट नहीं करता है तो ही ये हगिंग फेस से डाउनलोड करने का ट्राई करेगा। समझ में आ रहा है? तो पहले यस सर। प्रायोरिटाइज करेगा आपके लोकल को। सो एंड यहाँ पे इफ नॉट फाउंड, इफ पाथ नॉट फाउंड, ये क्या करेगा, जो हगिंग फेस हब है वहां से डाउनलोड करेगा, विल डाउनलोड फ्रॉम
हगिंग फेस, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम इस नाम से एक या बर्ड बेस केस नाम से एक फोल्डर हमारे लोकल में बिल्ड करेंगे यहाँ पे, न्यू फोल्डर, ठीक है। एंड ये इसे डाउनलोड करने का ट्राई करते हैं अभी। तो क्या होना चाहिए, क्या लगता है? यस, फर्स्ट स्टेप क्या करेगा, आपके लोकल में सर्च करेगा। तो लोकल में फोल्डर प्रेजेंट है इस नाम से, यस। तो ये क्या करेगा, उस फोल्डर से लोड करने का ट्राई करेगा। लेट्स सी, एरर आ रहा है, क्या एरर है? बट नॉट नन टाइप, इसका क्या मीनिंग हो सकता है? मींस ये पाथ उसको कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रहा है, तो नन ऐसे कुछ बोल रहा है, तो कंसीडर इसको आर करके देते हैं। तो ऐसे मोस्ट प्रोबेबली नहीं होना चाहिए, बट बिकॉज ये क्या कर रहा है, आपके इस फोल्डर से लोड करने का ट्राई कर रहा है। एंड उसको जो फाइल्स चाहिए वो फाइल्स इसमें प्रेजेंट है क्या, इस फोल्डर में? नो सर, नो। बिकॉज ऑफ दैट रीजन ये एरर थ्रो करेगा। तो पहले ये प्रायोरिटाइज करेगा आपके लोकल को। अभी इसको अगर डिलीट करते हैं, हम डिलीट फोल्डर करेंगे, तो अभी ये क्या करेगा, सेम आपके लोकल में चेक करेगा, लोकल में एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये क्या करेगा, इट विल गो टू, तो ये क्या किया अभी इसने, रन हो चुका है, मींस उसने हगिंग फेस से डाउनलोड कर लिया। समझ में आ रहा है ये प्रायोरिटाइज कैसे कर रहे हैं? यस सर। ऑल राइट, सो ठीक है। और भी उसके कुछ पैरामीटर्स है। फिर मॉडल्स को डाउनलोड करने के लिए आपको पास कुछ चीजें होती है, राइट। एंड यहाँ पे दो टाइप के मॉडल होते हैं, पाइटॉर्च एंड टेंसरफ्लो। वो क्या होते हैं, उनके टेंसर्स क्या होते हैं, वो सारी चीजें हम टुमारो देखेंगे। बट होपफुली आपको बेसिक समझ में आया होगा। जो ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी का हमने देखा था, पाइपलाइन एंड ऑटो टोकनाइजर, ये दोनों चीजें क्लियर है? इसमें कुछ डाउट? कुछ नॉइज आ रहा है क्या मेरी साइड से? नो सर। ऑल राइट, क्लियर है ये सब कुछ, सारी चीजें क्लियर है? यस सर। यस अमित? सर ये अभी तो आपने लोकल और इसका ये एग्जांपल दिया है डाउनलोड और लोड करने के लिए मॉडल, बट आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड वी आर गोइंग टू अपलोड एंड डाउनलोड फ्रॉम गिटहब, राइट? Why from GitHub? I think we have to maintain all our source code and all our required Yeah, stuff yeah, in GitHub, right? या तो हम GitHub के ऊपर Okay. जस्ट सोर्स कोड मैनेज करते हैं, मॉडल की फाइल्स हम GitHub के ऊपर जनरली नहीं रखते। But tokenizer और ये सब तो हम रख सकते हैं, right? These are like data for our model, right? उसकी Data we साइज can store it. साइज ज्यादा बिगर होती है। अगर जीबी का मॉडल होगा तो उतनी बिगर फाइल हम जनरली अवॉइड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, आपके डायरेक्ट सर्वर में मॉडल की फाइल रखेंगे, GitHub के ऊपर नहीं रखते हैं। ठीक है। मीन्स अगर आपकी स्मॉलर फाइल है तो आप GitHub के ऊपर आपका टोकनाइजर का जो फोल्डर है प्लस जो मॉडल का फोल्डर है, दोनों आप पुश कर सकते हैं। बट जनरली आपको अवॉइड करना है, आपका मॉडल कभी भी GitHub के ऊपर पुश नहीं करना है। वो डिप्लॉयमेंट के टाइम पे हम देखेंगे सर्वर पे फोल्डर कैसे क्रिएट करना है। हाँ सर, मेरे को एक्चुअली यही देखना है कि अपना फ्रंट एंड बैक एंड और ये सब में हम लोग गिटहब भी मेंटेन करते हैं एंटरप्राइज Yes. लेवल में, Yeah. बट ये ML AI के केस में हम लोग उसको कैसे पाइपलाइन को और अपना सोर्स रिपोजिटरीज को कैसे यूटिलाइज करेंगे, वो दैट आई वी वांट टू सी इट, Yes. हाउ इट इज डिफरेंट देन नॉर्मल प्रोजेक्ट्स। ठीक है, वो देखेंगे हम प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट के टाइम पे। जस्ट अगर आपको किसी को गिटहब नहीं आता है, जस्ट उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए, क्योंकि उस उतने डिटेल में हम नहीं जाएंगे, हम जस्ट फास्ट API वगैरह देखने वाले हैं, ठीक है। बट जैसे हमारा रैक का प्रोजेक्ट होगा तो हम डिप्लॉयमेंट देखेंगे, जिससे आप आपके रिज्यूम बिल्ड करके अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसीलिए जैसे मैंने पहले कहा है, आपके पास अभी 2 to 3 वीक्स बाकी है, उसके अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। यस धनंजय? सर इसके लिए नेक्सस यूज कर सकते हैं क्या डिप्लॉयमेंट के लिए? नेक्सस रिपोजिटरी कर सकते हैं, मींस बहुत सारे अभी वारसेल है, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है, एनीथिंग वी कैन यूज। बट हम मोस्टली एज्यूर एंड AWS की जो सर्वर्स है वहीं पे डिप्लॉय करने वाले। अदरवाइज अभी मार्केट में बहुत सारी चीजें, वारसेल आ चुका है, नेक्सस है एंड बहुत सारी चीजें। अगर आपको
एजूर या AWS दोनों में से एक का आ गया, बाकी सारी चीजें आप इजीली कर सकते हैं। तो AWS मतलब EC2 से हम सीधा उसमें डाल देंगे, ऐसा बोल रहे हो आप? यस यस। ओके, बिकॉज हम नेक्सस में हम क्या करते हैं, स्कैन लगाते हैं हम लोग। हाँ तो जो स्कैन, हाँ, तो स्कैन रिपोर्ट चाहिए रहते हैं ना वल्नरेबिलिटी के लिए, तो उसके हिसाब से मैं बोल रहा था। हाँ, नो वो आप प्रीवियसली ये भी कर सकते हैं उसमें, प्रॉम्प्ट जब LLM के टाइप में आप देखेंगे तो वहां पे भी आप कर सकते हैं, उसमें जो भी स्कैनिंग वगैरह सब कुछ होता है, फिल्टरिंग। ओके, जस्ट वो भी आपको एक सर्वर ही प्रोवाइड करता है, नेक्सस हो, वार्सल हो, सब कुछ सर्वर ही प्रोवाइड कर रहा है। नहीं, क्योंकि हम करंट प्रोजेक्ट में क्या है, हम डॉकर की जो इमेजेस रहती है वो नेक्सस पे डालते हैं और वहां से स्कैन होता है, जब वो डिप्लॉय होने से पहले स्कैन होती है, उसका रिपोर्ट आता है और फिर मतलब पाइपलाइन आगे जाती है। तो मैं उस हिसाब से सोच रहा था, सिक्योरिटी परस्पेक्टिव। तो आपने उस तरीके से उसे कॉन्फ़िगर किया होगा, वही सेम जो आपको रिपोर्ट करना है, स्कैनिंग वगैरह प्रोसेस आप वहां पे भी बिल्ड इन कर सकते हैं, CI/CD पाइपलाइन के थ्रू आप कर सकते हो सब कुछ। ओके ओके। यस योगेश। सर मेरा नॉन टेक्निकल क्वेश्चन था सर। हाँ, मैं यूट्यूब से, ट्विटर से और लाइक लिंक्डइन से गो थ्रू जा रहा था। वहां पे अभी बहुत सारे लोग ये पोस्ट करे मिनिमम वायबल प्रोडक्ट विद द यूजिंग ऑफ लाइक कर्सर एंड ऑल, और वो पैसे कमा रहे हैं वहां से $5,000 $2,000। सो आपकी इसके ऊपर कैसे राय है कि लाइक ये फ्यूचर में कैसे है? हाँ मिस, वो शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, बट उससे वायबल बिजनेस बनना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। क्योंकि क्या हो सकता है, कंसिडर जैसे ओपन एआई है, ओपन एआई या फिर गूगल जो बिग प्लेयर है, आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, उनके LLM के अराउंड रैपर बिल्ड कर रहे हैं, राइट? यस सर। तो उनको वो अगर आप ज्यादा उसमें उनको अपॉर्चुनिटी दिखती है तो उनको वो रेप्लिकेट करने में टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। यस सर, उसको खा जाएंगे, वो मार्केट को सीधा खा जाएंगे वो लोग। यस यस मींस शॉर्ट टर्म के लिए कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म उसमें प्रॉफिट पॉसिबल है, बट लॉन्ग टर्म बिजनेस उसमें वायबल नहीं रहेगा। यस क्योंकि सर, बिकॉज उसके वीडियो सर मैंने देखे थे, वो बोल रहे थे कि लाइक इन्वेस्टमेंट 20% है और लाइक 80% मार्जिन है, तो इसके लिए मैं सोच रहा था। नो कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में भी अगर आप इवन $10,000 भी कर लेते हैं, दैट इज फेयर अमाउंट, राइट? यस सर। कर सकते हैं, मिस ऐसे कुछ नहीं, बट उससे बिजनेस बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा। एंड ऐसे बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, जैसे प्रीवियसली बहुत सी कंपनीज मैंने देखी थी जो कुछ चीजें कर रही थी एंड सेम अपडेट जेमिनी ने उसमें ला दिया या फिर गूगल ने ला दिया, तो उनका होल स्टार्टअप क्लोज हो गया। यस सर, एग्जैक्टली राइट। थैंक यू सर। यस सुयोग। सर एक डाउट था, क्वेश्चन था एक्चुअली। सर जैसे हम अभी LangGraph एंड Crivia यूज करते हैं एजेंटिक एआई, राइट? तो वैसे मैंने एक सुना है कि N8N करके एक है, तो वो क्या है, एक फ्रेमवर्क है? नो कोड फ्रेमवर्क है। नो कोड मींस उसमें जैसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके एजेंट्स बिल्ड करते हैं। तो वो सर मतलब यूजफुल है क्या, उससे हम कर सकते हैं क्या, मतलब? कर सकते, जस्ट फॉर बेसिक चीजों के लिए होता है वो प्रोडक्शन लेवल पे या फिर इंडस्ट्री ग्रेड नहीं है। मींस स्मॉलर एप्लीकेशन, लोकल लेवल के एप्लीकेशन आप कर सकते हैं, जो बेसिक चीजें हैं, बट प्रोडक्शन के लिए LangGraph ये चीजें ही बेटर है, क्योंकि वहां पे आपको कंट्रोल आपके हाथ में होता है। ओके, सो उसमें तो ऑलरेडी सर मतलब बिल्ट इन एपीआई रहते हैं ना, मतलब रैक पाइपलाइन के। यस, सब कुछ बिल्ट इन होता है, इसीलिए तो वो ऑलरेडी अगर कोई बिल्ड करके दे रहा है तो जितना उसने किया है उतना ही आपके पास कंट्रोल रहेगा। बट कंपनीज के लिए जो भी इंडस्ट्री लेवल है, उसमें आपको स्क्रैच से करना है, सारा कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। तो इंडस्ट्री लेवल पे वो N8N यूज नहीं होता है उतना ज्यादा। मीन्स वो भी एक अच्छा अप्रोच है, बट आई डोंट थिंक कि वो इंडस्ट्री में उतना उसका अडेप्टेशन होगा। ओके, एक्चुअली सर हमें जो हमें कंपनी में एक्चुअली अभी वो एक्सप्लोर करने के लिए बोला है, तो मैंने थोड़ा बहुत उसके बारे में रिसर्च किया, रैक पाइपलाइन थोड़ा बनाया, तो उसको इजी लग रहा है, रैक मतलब उसमें आंसर भी आ रहा है, तो थोड़ा फाइन ट्यूनिंग का देखना था। होता है, क्योंकि क्या होता है, मैनेजर्स जो होते हैं वो 2-4 सर्च करेंगे एंड उनको दिख जाता है N8N, वो बोल सकते हैं, तो कर सकते हैं हम। बट आगे जाके उसमें चैलेंजेस आएंगे डिप्लॉयमेंट करने के लिए, प्रोडक्शन लेवल पे मेंटेन करना, ऑल दिस थिंग्स। तो फाइनली एंड ऑफ द डे LangGraph इसी बेसिक के ऊपर ही सब आएंगे। मे बी हो सकता है वो कुछ चेंजेस कर दे उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में बाद में जाके, बट करंटली तो वो इंडस्ट्री लेवल नहीं है। सो एक्चुअली सर वो तो डॉकर पे ही है ना, मतलब एक्चुअली वो डिप्लॉयड ही रहता है सर, वो जो हम बना रहे हो। वही मीन्स आप उसको आपके अकॉर्डिंगली उतने लेवल पे कंट्रोल नहीं कर सकते जितना आपको LangGraph या फिर अदर चीजों पे कर सकते हैं।
All right. Okay then. Thank you guys. एंड टुमारो मिलते हैं, जो भी हगिंग फेस का नेक्स्ट थिंग्स है वो सब कुछ हम देखेंगे।